नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लोग 2 से 3 बार में देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे। भूमंडलीकरण को साधारणतया शब्दों में वैश्वीकरण का भी प्रयोग इसके लिए होता रहता है। तो हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो भी शब्द प्रयोग करेंगे दोनों का अर्थ एक ही होगा। देखते हैं भूमंडलीकृत का बनना यानी भूमंडलीकृत की परिभाषा क्या है। तो हम जैसे जानते हैं कि ये एक आर्थिक शब्दावली है। वैसे तो ये राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हर क्षेत्रों में होता है, लेकिन मुख्यतः इसको आर्थिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किया गया है। तो विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी कि आर्थिक रूप से एकीकरण की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया। व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी ये क्रम बहुत दिन से चलता आ रहा है। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया एक लंबे समय से प्रारंभ हो रही थी। ये आज की नहीं है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही व्यापारी, यात्री, पुजारी व तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों तथा आध्यात्मिक शांति या उत्पीड़न से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाया करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न चीज़ें जैसे मान्यताएं, हुनर, विचार, पैसे, आविष्कार आदि के साथ कीटाणु व बीमारियां लेकर भी घूमते थे। यानी जहाँ जाते थे वहाँ अपनी संस्कृति सभ्यता साथ में लेके जाते थे, वहाँ उसको छाप जरूर छोड़ के आते थे। सिंधु सभ्यता की बात करें हम तो सिंधु सभ्यता के समय लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास भी पश्चिमी एशिया के साथ हमारे संपर्क के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया के और हड़प्पा के संबंध अच्छे थे। कुछ वस्तुएं मेसोपोटामिया की हड़प्पा से और कुछ हड़प्पा की वस्तुएं मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। मालदीव में पाई जाने वाली कौड़ियाँ चीन और अफ्रीका से मिली हैं। इसका मतलब चीन, अफ्रीका, मालदीव और भारत का एक बढ़िया संबंध रहा। बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं का प्रसार तो 7वीं सदी से ही देखने को मिलता है। 7वीं सदी से देखने को तो मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। यानी इनके स्पष्ट साक्ष्य मिलने चालू होते हैं। रेशम मार्ग जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्राचीन काल का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध मार्ग हुआ करता था। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। कैसे रेशम मार्ग के माध्यम से दुनिया एकीकृत हुई देखते हैं। प्राचीन काल में बहुत से सिल्क मार्ग थे जहाँ से कई वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सिल्क मार्ग मतलब रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग कोई एक नहीं था, बहुत सा था, और केवल रेशम ही नहीं बहुत सी वस्तुएं वहाँ से आदान प्रदान हुआ करती थी। इस मार्ग से मुख्यतः चीन का रेशम दुनिया के अन्य देशों तक पहुँचता था। अतः इतिहासकारों ने इस मार्ग को सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग के नाम से संबोधित किया। इसका नाम कोई नहीं था, इतिहासकारों ने इसका नामकरण किया। उसका कारण ये था कि इस मार्ग से अधिकतम एशिया के, चीन और भारत का सामान विदेशों में यानी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में जाया करता था। खासकर चीन का रेशम इधर से उधर बहुत जाता था, तो इसलिए इसको रेशम मार्ग नाम दे दिया गया। जमीन व समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, अपितु एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी ये जोड़ते थे। ये मार्ग ईसा पूर्व यानी कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कनिष्क के काल के पूर्व से लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में बने रहे। लगभग ये 1600-1700 सालों तक ये मार्ग अस्तित्व में बने रहे और इनसे व्यापार होता रहा है। इसी मार्ग से चीन से रेशम व पॉटरी, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों यूरोप और अफ्रीका तक पहुँचते थे। वापस लौटते समय ये व्यापारी अपने साथ सोने और चांदी की बहुत सारी मुद्राएं व धातुएं लेकर यूरोप से वापस आते थे। यानी इस वस्तुओं के बदले वो क्या लेते थे? वस्तु नहीं खरीदते थे, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता थी। तो चीन और भारत के व्यापारी उधर से सोने और चांदी जैसी बेशकीमती धातुएं लेकर एशिया में आते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और चीन दोनों में सोने का भंडारण अधिकतम होता रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं का निर्यात करके उधर से स्वर्ण प्राप्त करते थे। इन मार्गों के माध्यम से व्यापार के साथ साथ धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे देश के मध्य आदान प्रदान होता रहा है। जैसे जब कोई व्यक्ति जाता था तो अपने रीति रिवाज, परंपराएं भी साथ में लेके जाता था और वहाँ अपनी उसकी छाप छोड़ता था। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का संभवतः इसी मार्ग से विश्व के और देशों में प्रसार हुआ। यानी कि धर्मों का, संस्कृति का, सभ्यता का इसी मार्ग से प्रचार प्रसार हुआ।
ये है वो सी रूट और लैंड रूट, यानी जिसको रेशम मार्ग कहते हैं। ये रेड वाला जोन जो है, रेड वाली लाइन, ये है लैंड रूट, यानी कि भू रेशम मार्ग जो जमीनी स्थल से जाता हुआ था, और ये यूरोप को जोड़ता था, साथ में उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ता था एशिया के साथ। और दूसरा था ये जल मार्ग से जाने वाला रेशम मार्ग, जो कि ये भारत से होकर, बंगाल की खाड़ी से होकर के, और भारत के पश्चिमी और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए अरबियन सागर में और सोमालिया यानी अफ्रीका में होते हुए यूरोप पहुंचता था। तो ये क्या होता था कि दक्षिणी चीन सागर से प्रवेश करके अंडमान सागर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता था बंगाल की खाड़ी से होकर, और अरब सागर से होता हुआ ये लाल सागर में होके और चला जाता था भूमध्य सागर, और इस प्रकार से यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। तो ये मार्ग का आप जाल देख रहे हैं, जो कि लगभग 1600 वर्षों तक इसका प्रयोग किया गया, और देश दुनिया में वस्तुओं का आदान प्रदान इस मार्ग से होता रहा। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ सुदूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो हम खाते हैं वो केवल हमारे यहाँ की आजकल उपज नहीं रह गई है, वो पता नहीं कहाँ की चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से घूम कर आई हैं। जब भी व्यापारी और यात्री किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। माना जाता है कि नूडल्स चीन से इटली पहुँचा और स्पेगेटी बन गया। जैसे आजकल हमारे यहाँ नूडल्स का बनता है चाउमीन, इटली में चाउमीन बनता है, वैसे वहाँ नूडल्स पहुँचा और उसका नामकरण क्या कर दिया गया, स्पेगेटी। पास्ता संभवतः अरब यात्रियों के द्वारा 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा। सिसिली इटली का एक द्वीप है अब, तो अरब यात्रियों के द्वारा वहाँ पर पहुँचा। कुछ इसी प्रकार के आहार भारत और जापान में भी उपलब्ध हैं, यानी चीन का पास्ता आज पूरी दुनिया में खाया जाता है। हमारी खिचड़ी पूरी दुनिया में खाई जाती है, दाल चावल पूरी दुनिया में, यानी कि एक जगह का खान पान दूसरी जगह तक पहुंच गया। करीब 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास कई खाद्य पदार्थ नहीं थे, जैसे आलू, सोया, मक्का, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि। तो एक जगह से खाद्य पदार्थ दूसरी जगह तक पहुंचना आसान बात हो गई थी। ये है स्पेगेटी, जिसको हम लोग साधारणतया चाउमीन कहते हैं या नूडल से बनता है, और चाइना से ये चलकर और इटली पहुंचा। साधारणतया ये पास्ता से बनता है, पास्ता को हो या नूडल को हो। आज तो हमारे यहाँ पास्ता है, मैक्रोनी है, नूडल्स है, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो कुछ इसी प्रकार से था स्पेगेटी। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में, तो उसके माध्यम से यूरोप और एशिया के देशों में उपरोक्त फसलें अमेरिका से लाई गई। यानी एशिया में ये फसलें नहीं थी, ना आलू था, सोया नहीं था, मक्का नहीं था, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि ये एशिया की फसल नहीं है, बल्कि जब अमेरिका की खोज हुई तो अमेरिका से ये एशिया में पहुंची। आज हमारे पास उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बहुत सा अमेरिका से हमारे पास आए हैं, यानी जो हम खा रहे हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की देन हैं। इन फसलों के प्रसार ने लोगों के जीवन स्तर को बदल दिया। अब ध्यान करो कि ये खाद्य पदार्थ हमारे पास 15वीं शताब्दी के बाद में आए, यानी 15वीं शताब्दी तक हम इन खाद्य पदार्थों से परिचित ही नहीं थे। तो हमारे भोजन की विविधता आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी कम थी, क्योंकि भारत के लोग मांसाहारी भी नहीं थे और इन सारी फसलों से परिचित भी नहीं थे। तो हमारे खाने की जो विविधता थी वो बहुत सीमित रही होगी। आलू से तो पूरे यूरोप के निर्धन समुदाय का जीवन पूर्णतया बदल गया। आलू आजकल देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है जीवन में। उनका भोजन स्तर बेहद हो गया और औसत आयु बढ़ने लगी। यानी अब देख रहे हैं कि आलू में मिलाकर कितनी भी सब्जियां बनाई जा सकती हैं। नहीं है कुछ तो आलू से फलाहार भी किया जा सकता है, केवल आलू खा के भी दिन काटे जा सकते हैं। तो जब आलू अमेरिका से यूरोप पहुंची तो उनके जीवन स्तर पूर्णतया बदल गया और भोजन का स्तर बेहतर हो गया, औसत आयु तक बढ़ने लगी वहाँ की, मतलब आयु में वृद्धि हो गई। आयरलैंड के निर्धन काश्तकार आलू पर काफ़ी निर्भर हो चुके थे, यानी आलू इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे, काश्तकार लोग थे, वो आलू की उपज में ही व्यस्त रहते थे। 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में आलू की फसल किसी बीमारी के कारण खराब हो गई, जिससे आयरलैंड में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई। यानी 1845 से 49 के मध्य आयरलैंड में एक अकाल पड़ा, जिसको हम आलू अकाल कहते हैं। इस आलू अकाल के दौरान लगभग 10 लाख लोगों से ज़्यादा की मृत्यु आयरलैंड में हो गई। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलू पर यूरोप की निर्भरता कितनी थी।
कुछ चित्र में दिखाया गया है कि औरतें और बच्चे एक एक आलू बीनने के लिए खेतों में परेशान रहते थे, क्योंकि भुखमरी आ गई आलू की फसल खराब होने के कारण। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और अमेरिका तक जा पहुंचे। आप देख रहे हैं कि 1492 में अमेरिका की खोज हुई और 1498 में भारत तक पहुंचने के रास्ते की खोज हुई। अभी तक अमेरिका दुनिया से अछूता था। अमेरिका की किसी को जानकारी नहीं थी अमेरिका की। भारत की जानकारी तो लोगों की थी, भारत की तो खोज हुई, उसके रास्ते की खोज हुई, क्योंकि जो भूमार्ग से रास्ता था वो तुर्कों द्वारा बाधित कर दिया गया, इसलिए नए रास्ते की खोज करना था। तो वास्को डी गामा ने नए रास्ते समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक। जबकि अमेरिका तो एक तरीके से यूरोपियों के लिए आविष्कार था। अमेरिका का तो अचानक खोज हो गया भारत की खोज करते समय, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति हुई जिसने पूरे दुनिया को एक नई दिशा दे दी, और आज भी देख रहे हैं पूरे दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। इन खोजों से पूर्व अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका में विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थों के मिलने से दुनिया की सूरत ही बदल गई। आप देखते हैं कि अमेरिका में संख्या कम थी लोगों की, लेकिन भूमि बहुत थी, खादान बहुत थी, वहाँ पर फसलें बड़ी अच्छी अच्छी थी, खनिज पदार्थों की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में थी। अमेरिका में अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो पेरू और मैक्सिको में मौजूदा खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। अब आप देख रहे हैं कि यूरोप अभी तक भारत से व्यापार कर रहा था। यूरोप अपने यहाँ से सोने चांदी लाकर और भारत से वस्तुएं ले जाता था, भारत या चीन या दक्षिण पूर्व एशिया से। लेकिन धीरे धीरे उसके यहाँ सोने चांदी खत्म हो गए और भारत में ये आकर भंडारण हो गई। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यूरोप के सारे सोने चांदी आकर भारत और चीन में रख गए। अब क्या था कि उनके लिए व्यापार करना भी दुर्लभ हो गया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जब उनको दक्षिण अमेरिका की खोज होती है और वहाँ के खनिज पदार्थ उनको मिलते हैं, तो पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति भी तेज हो जाती है। यानी अब वहाँ से सोना चांदी लाकर और यहाँ से लेके वस्तुओं को जाते थे, आराम से मौज करते। उनके यहाँ कोई कुछ नहीं था, केवल वहाँ से उठे, अमेरिका से सोना चांदी लिए और आके एशिया से सामान खरीदे, लेके गए, खाए पिए, मस्त हो गई। यानी कि केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने के उपरांत यूरोपवासी मौज कर रहे हैं। एशिया से मसाले व कपड़े लेने के लिए अमेरिका का चांदी व सोना यूरोपीय लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के शहर एल डोराडो को सोने का शहर माना जाने लगा। इसकी खोजें होने लगी। यानी एल डोराडो एक काल्पनिक शहर था, कहा जाता था कि वो सोने का शहर है। इसको खोजने के लिए तमाम सारे यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ गए कि कहीं पे एक ऐसा शहर मिलेगा जो सोने का शहर है, उसको प्राप्त करने से कि हम समृद्ध हो जाएंगे। तो एक काल्पनिक एक शहर था। 16वीं सदी के बीच तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला आरंभ हो गया। अभी तक शुरू में तो खोज हुई और वहाँ पर व्यापार क्या वाणिज्यवाद होता था, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाई जाती थी। लेकिन जो ये पुर्तगाली और स्पेनिश लोग थे, इन्होंने अमेरिका को विजय करने की योजना बनाई ताकि पूरे माल पर अपना ही अधिकार जमाया जा सके। इन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना चालू कर दिया, एक तरीके से गुलाम बनाना चालू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं सिर्फ अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अटलांटिक महासागर पार करके आपको अमेरिका जाना था। और कितनी सेना लेकर चले जाते उस समय जब आपके पास इतने संसाधन नहीं थे। तो केवल सैनिक शक्ति से आप अमेरिका को नहीं जीत सकते थे। इसके लिए क्या हुआ, स्पेनिशों के सबसे खतरनाक हथियार चेचक के वे कीटाणु थे जो सैनिक के साथ वहां पहुंच गए थे। जाने अनजाने में यूरोप में तो चेचक हो गया था, उनके अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न हो गई थी। अब चेचक का असर यूरोप वासियों के ऊपर नहीं होता था, लेकिन ये चेचक चूहों के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम से, जैसे जहाज जो यूरोप से अमेरिका या अफ्रीका जाते थे उनमें बहुत प्रकार के जानवर चूहे चले जाते थे, तो इससे भी रोग का प्रचार प्रसार हो जाता था। तो इन्हीं किसी माध्यम से यूरोपीय लोगों का चेचक अमेरिका में पहुंचा। अमेरिकियों के पास इस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई थी। यूरोपियों में हो गई थी, अमेरिकियों में नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ यह बीमारी बहुत तेजी से फैली और महामारी का रूप ले लिया, जिससे यहाँ की लगभग जनसंख्या ही
समाप्त हो गई, क्योंकि महामारी का रूप ले लिया। रोग प्रतिरोधक क्षमता थी नहीं, ना कोई औषधि थी, एक नई सी बीमारी थी। अच्छा, यूरोपीय लोगों को तो पता था, तो ये मजा लेते थे, और उससे अमेरिकी लोग एक तरफ से मरने लगे। इस तरह घुसपैठियों की विजय का रास्ता सरल होता चला गया। यानी अब उनको लड़ाई नहीं करनी है, एक रोग आ गया, उससे वैसे वो लोग मरने लगे, स्थानीय लोग एक तरफ से मरने लगे, वैसे पूरा देश साफ होने लगा। तो अब जहाँ चाहो वहाँ छका लो, कोई दिक्कत नहीं। यूरोपियनों में इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी, यानी यूरोपीय इससे पहले विकसित कर लिए थे। तो अमेरिका में रह के यूरोपीय लोग मौज करते थे और अमेरिकी लोगों को रोग होने से उनकी मृत्यु हो रही थी। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। यानी यूरोप आत्मनिर्भर नहीं था, उसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, वो तो व्यापार पर, वाणिज्यवाद पर निर्भर था, क्योंकि उसके पास इतनी ज़मीनें नहीं थी, इतनी फसलें नहीं थी, इतने उसके यहाँ योग्य लोग नहीं थे कि उत्पादन कर सकें, कृषि को प्रसारित कर सकें, तो वो तो परेशान ही था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, क्योंकि इस दौरान औद्योगिक क्रांति हो गई थी। हम कच्चे माल लेके आते थे, उनको फैक्ट्रियों में बनाते थे। फैक्ट्रियों के निर्माण से आसपास लोगों की जनघनत्व बढ़ने लगा और इस प्रकार नए नए शहरों का निर्माण हुआ। अच्छा, शहरों के तो निर्माण हुए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले मल और कचरे और धुएं ने रोग का और बीमारियों का भंडार भर दिया। अब क्या हुआ, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम बात थे, क्योंकि आए दिन यूरोप में ईसाई लोग भी आपस में टकराया करते थे। कोई प्रोटेस्टेंट था तो कोई रोमन कैथोलिक था, कोई काल्विनवादी था, यानी ईसाई धर्म में ही आपस में तमाम सारे टकराव हुआ करते थे। शासन द्वारा धार्मिक असंतुष्टों को कड़ी सजा दी जाती थी, यानी अगर कोई धर्म का विरोध करता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इन सब कारणों से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए, क्योंकि जब खाने के लिए नहीं था, धार्मिक रूप से उनको दंड दिया जाता था, उनको तमाम बीमारियों ने जकड़ लिया था। यूरोपीय बाजारों में, शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, रोग बढ़ते जा रहे थे, तो लोग एक अच्छी जगह की तलाश में गए, और इसी दौरान जब अमेरिका की खोज हुई तो ये सारे लोग भागकर अमेरिका चले गए। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों की कार्य में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए चीनी और कपास का उत्पादन किया जाने लगा। क्या हुआ कि अफ्रीका को इस दौरान तक लगभग गुलाम बना लिया गया था, और ठेकेदारों के माध्यम से वहाँ से गुलाम खरीद के लाके और अमेरिका में लगा दिया जाता था। वहाँ पर क्या उत्पादन कराया जाता था, चीनी और कपास आदि का उत्पादन कराया जाता था, बागानी खेती कराई जाती थी। तो अफ्रीका के लोग थोड़े मुस्टंडे टाइप के, मेहनती टाइप के होते भी थे, उनको वहाँ से गुलाम बना के, और किस प्रकार से गुलाम बनाया गया इसका भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अफ्रीका को कैसे गुलाम बनाया गया और फिर लेके जाके उनको कैरेबियाई द्वीपों में और अमेरिका में कैसे बेचा गया और कैसे उनसे कार्य लिया गया, और कैसे भारतीयों को गुलाम बनाया गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। चीन और भारत दो ऐसे देश थे जिनकी तत्कालीन जीडीपी, अगर जीडीपी की बात करें, वैसे जीडीपी थी नहीं, लेकिन तत्कालीन समय में लगभग 30% चीन के पास और 24% तत्कालीन विश्व की जीडीपी का भारत के पास थी। इस प्रकार देखते हैं लगभग 54% इकोनॉमी टोटल वर्ल्ड की केवल दो देशों के पास थी, भारत और चीन के पास। 18वीं सदी के मध्य तक विश्व के सबसे धनवान देशों में गिने जाते थे। कौन? चीन और भारत विश्व के सबसे धनवान देश थे। एशिया में यही दो राष्ट्र व्यापारिक दृष्टि से सर्वोच्च थे। जो यूरोप और अफ्रीका या अमेरिका से व्यापार होता था उसके लिए एशिया के दो ही राष्ट्र थे जो प्रमुख थे, चीन और भारत, बाकी तो छोटे राष्ट्र थे। 15वीं सदी से चीन अपने को दुनिया के देशों से अलग थलग करने लगा था, अतः अब चीन का प्रभाव व्यापार से कम होता चला गया और अमेरिका का प्रभाव बढ़ने के कारण यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। चीन में हम देखते हैं कि जब से साम्यवाद का, समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, रूसी प्रभाव के कारण हम देखते हैं, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि चीन ने अपने आप को संकुचित करना चालू कर दिया था, तो इसलिए वो संकुचित होने लगा और इसी दौर में अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा और यूरोप अब व्यापारिक केंद्र बन गया। पहले व्यापारिक केंद्र एशिया था क्योंकि 54% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड केवल इंडिया और चाइना के पास थी, तो दुनिया मजबूर होकर भारत के पास आती थी और चीन के पास। लेकिन अब चीन ने अपने आप को संकुचित कर लिया, भारत अकेला बचा और इसी दौरान में अमेरिका का उद्भव हुआ, तो पूरा व्यापार अमेरिका तक सिमट गया। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, ये 19वीं शताब्दी क्या थी? कहा जाता है 19वीं शताब्दी
अब तक की सबसे बड़ी शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी, क्योंकि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी कारणों से संपूर्ण समाज को बदल दिया गया। क्योंकि इसी दौरान नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई आविष्कार हो रहे हैं, जो कि समाज को एक नया गति दे रहे हैं। विदेशी संबंध भी नए स्वरूप में सामने आने लगे। जब तकनीकें बढ़ रही हैं, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, तो संबंध भी स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन होंगे। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाहों की पहचान की है। इस दौर में 3 प्रकार के प्रवाह यानी आदान प्रदान हो रहे हैं। पहला, वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह हो रहा है, यानी एक जगह का व्यापार दूसरी जगह तक पहुंच रहा है, और इसमें खासकर कपड़े और गेहूं का व्यापार महत्वपूर्ण है। कपड़े और गेहूं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी रोटी और कपड़ा। दूसरा है रोजगार की तलाश में लोगों के प्रवास के कारण श्रम का प्रवाह, यानी जो श्रम योग काम करने वाले लोग हैं वो जब एक जगह रोजगार नहीं पाते थे तो दूसरे देशों को पलायन कर जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार यानी कपड़े और गेहूं का एक जगह से दूसरी जगह का आदान प्रदान, श्रम का प्रवाह यानी काम करने वाले कामगारों का एक जगह से दूसरी जगह के जाना, और जो तीसरा था वो था लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्पावधि या दीर्घ अवधि के लिए पूंजी का प्रवाह यानी पैसा। माना कि हमको अमेरिका में फैक्ट्री लगाना है तो यहाँ से पूंजी ले जाके अमेरिका में सेटअप करना। तो 3 प्रवाह थे, एक पूंजी का प्रवाह, एक श्रम का प्रवाह और तीसरा व्यापार का प्रवाह। इस प्रवाह ने दुनिया को एक बना के रख दिया, दुनिया में एकता स्थापित कर दी। अब दुनिया का जो संबंध था एक दूसरे देश का वो बड़ा छोटा हो गया आराम से। अभी तक जो दूसरे देश को बड़ा माना जाता था वो सारे संबंध प्रगाढ़ हो गए। अब एक जगह का आदमी दूसरे जगह तक आराम से आना जाना आरंभ कर दिया, जिससे दुनिया छोटी होने लगी। इन प्रवाहों के अध्ययन से हम विश्व अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। जब श्रम का, व्यापार का और पूंजी का प्रवाह हुआ तो इसने विश्व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। इसी को हम कहते हैं साधारण भाषा में वैश्वीकरण, यानी पूंजी, लोग यानी श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और व्यापार के प्रवाह ने दुनिया को एक वैश्वीकरण के रूप में प्रतिष्ठापित किया। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, तो देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, जिसे यूरोप भी किया लेकिन था नहीं। किंतु 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की हालत इससे कुछ भिन्न थी, क्योंकि ब्रिटेन एक छोटा सा देश था, जनघनत्व बढ़ता जा रहा था। अगर वो करता भी कृषि पर आत्मनिर्भरता की बात, खाद्यान्न पदार्थों पर, तो भी उसके लिए विपरीत हो जाता। तो उसने किया क्या, 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। ये वही दशक है जब औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिकरण होने से थोड़ी सुविधाएं होती हैं, तो इस दौरान से क्या होता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने का परिणाम क्या निकला कि देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। अब लोग होंगे तो खाना भी ज़्यादा मांगेंगे। उद्योगों में वृद्धि के साथ साथ शहर फैलते चले गए। अब समस्या क्या हो रही कि शहर भी फैलते जा रहे हैं तो मांग भी बढ़ती जा रही है। इस समय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी, यानी खाद्यान्न पदार्थों की जब मांग होगी, जनसंख्या होगी तो मांग साधारण सी बात है कि बढ़ने लगेगी। मांग बढ़ने के कारण कृषि उत्पाद महंगे होने लगे, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है। तो पूर्ति कम हो और मांग ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। बड़े जमींदारों के दबाव के कारण मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मक्का जो था वो ब्रिटेन में खाने का सबसे बड़ा स्रोत था। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ है, चावल है, वैसे मक्का वहाँ का स्रोत था। तो बड़े जमींदार सोच रहे थे कि हमारा उत्पादन, हमारे कृषि प्रोडक्ट काफ़ी महंगे बिके, अगर बाहर से आने लग जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कृषि में जो आयात होता था, खासकर कार्न यानी कि मक्का, उसके आयात पर सरकार को दबाव डालकर रोक लगा दिया। अब जो अमेरिका से मक्का या विदेशों से मक्का और सारी चीज़ें आती थी वो आने बंद हो गई, और जब आनी बंद हो गई तो देश का ही उत्पाद बिकेगा। अब देश का उत्पाद महंगा हो गया, महंगा के साथ साथ इतना पर्याप्त नहीं था कि ब्रिटेन की पूरी जनसंख्या का पोषण कर सके। तो अब एक तरीके से भुखमरी उत्पन्न होने लगी। इस तरीके से ब्रिटेन फिर से समस्या में फंस गया।
खाद्य पदार्थों के ऊंचे दामों के कारण शहरी समुदाय और उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालकर कार्नला को समाप्त करवा दिया। जहां जमींदारों ने दबाव डालकर कार्नला लागू करवाया था, यानी आयात बंद किया जाए, वहीं उद्योगपतियों और शहर के लोगों ने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला और कहा ये कार्नला हटाओ, यानी मक्के के आयात पर जो प्रतिबंध है उसको आप हटाओ। अब कार्नला समाप्त कर दिया गया, दबाव के कारण सरकार ने समाप्त कर दिया। कार्नला के समाप्त होते ही आयात बढ़ने लगा और स्थानीय किसानों की दशा बिगड़ने लगी, क्योंकि किसानों की फसलें आयातित फसलों से महंगी होती थी। जो विदेशों से मक्का लाया जाता था वो काफ़ी सस्ता पड़ता था। अगर उस भाव पे, उस रेट पे ब्रिटेन के लोग अपना मक्का बेचे तो उनकी भर्ती ही नहीं वापस आती थी। तो अब समस्या ये हो गई कि जितने में हम भर्ती लगा के उपजाते हैं उससे सस्ते में तो हम खरीद के खा सकते थे मक्का। तो कृषि उत्पादन धीरे धीरे ठप होने लगा और पूरा ब्रिटेन आयातित वस्तुओं पर निर्भर होने लगा। इस तरह ब्रिटेन के विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। अब जब खेती जो करते थे वो खेती नहीं कर रहे हैं तो बेघर हो ही जाएंगे। अब जब बेघर हो गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं हुआ, तो ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भूमि को साफ करके खेती की जाने लगी। ब्रिटेन में क्या था कि खेती अब बंद हो गई, क्योंकि वो जो उत्पादन करते थे उसमें उनको घाटा होने लगा, तो घाटे का सौदा कौन करता था। तो इसलिए जब उपनिवेश का दौर चला तो ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ अपने उपनिवेश बनाए, खासकर रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में, तो वहाँ पर ये लोग अपनी प्राप्ति के लिए, अपने पोषण के लिए वहाँ पर बागानों को, मैदानों को साफ कर खेती कराना आरंभ हो गया। खेतीहर प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए अब रेलवे की आवश्यकता थी। खेती तो करा देते, लेकिन ब्रिटेन तक लाते कैसे? ब्रिटेन तक लाने के लिए पानी वाली जहाज ही थी, और पानी वाली जहाज समुद्र के किनारे खड़ी होती, तो गाँवों में उपजा हुआ अनाज समुद्र के किनारे तक कैसे पहुँचे? इसके लिए उन्होंने रेल का आविष्कार किया। रेल की आवश्यकता पड़ी। नई ज़मीनों पर खेती के लिए नए घर और नई बस्तियां बनाना आवश्यक हो गया। अब जब नए मैदान साफ किए गए, नए जंगल साफ किए गए, तो खेती कौन करेगा? क्योंकि सरकार के दबाव में तो साफ हो रहा है, लेकिन वहाँ लोग थोड़ी हैं, तो नए नए लोग वहाँ पर लाके बसाए जाने लगे, उनको बसाना था। इन कार्यों के लिए चाहिए क्या था? पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। अगर खेती करवाना है, रेलवे बनवाना है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, और उसके बाद में लोगों का सहयोग चाहिए। यह पूंजी लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से आने लगी, क्योंकि लंदन में क्या था? पैसा था, औद्योगिकरण हो गया था, उद्योग तेज़ी से चल रहा था, और उनको कच्चे माल चाहिए थे, उनको अधिकतम कच्चे माल चाहिए थे, वो उत्पादन कर सकते थे, रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सारी चीज़ें उपलब्ध कराइए, पैसा हम उपलब्ध कराते हैं। अब क्या हुआ कि नई बस्ती बसाने हेतु श्रम का प्रवाह हुआ, जिसके तहत 19वीं शताब्दी के यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। जहाँ भी नए लोगों की ज़रूरत पड़े, चाहे उनको उद्योगों में, चाहे उनको कृषि में, चाहे वो धार्मिक उत्पीड़न से, नई नई बस्तियों में बसने लगे, और ये नई बस्तियाँ उपयोगिता के अनुसार बसाई जाने लगी। जैसे उद्योग के लिए चाहिए थे कामगार, तो औद्योगिक क्षेत्रों में बस्तियों का बसाव होने लगा। कृषि क्षेत्रों में कामगार की ज़रूरत थी, तो एक जगह के काम करने वाले लोग दूसरी जगह जाकर नई बस्तियों में बसने लगे। एक अनुमान के तहत लगभग 15 करोड़ लोगों का प्रवाह हुआ। दुनिया में खासकर यूरोप, अमेरिका और एशिया से 15 करोड़ लोगों का प्रवाह हुआ, यानी एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए गए। 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हो गया। इसके तहत क्या हुआ? जब वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था आ गई, इसके तहत खाद्य पदार्थ गांव व कस्बों की बजाय दुनिया के अन्य स्थानों तक पहुंचने लगी, क्योंकि अब रेल हो गई थी। रेल गांव से अपना अनाज उठाकर और बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचा देती थी। औद्योगिक मजदूरों के द्वारा काम कराया जाना आरंभ हो गया। अब क्या था? अभी तक कृषि मजदूर लगाए जाते थे, किसान काम करते थे। अब जब फैक्ट्रियां हो गई तो औद्योगिक मजदूर काम पर लगाए जाने लगे। वस्तुओं के स्थानांतरण हेतु रेल नेटवर्क तथा पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। नए नए गोदीवाड़े बनाए गए। अब क्या हुआ कि रेल नेटवर्क के साथ साथ पानी की जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में ले जाकर कम वेतन में काम करवाया गया।
अब जिसके ये गुलाम हो गए थे तो मजबूरी थी, जहाँ ब्रिटेन कहता था वहाँ ये लोग काम करने के लिए जाते थे। इसके तहत हम देखते हैं कि अफ्रीका के, खासकर अफ्रीका के, दक्षिणी यूरोप के, कैरेबियन द्वीप समूह के, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर काम करने लगे। भारत में पंजाब में भी कुछ ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। यहाँ नहरें बनवाई गई सिंचाई हेतु और पंजाब के अन्य स्थानों के नागरिकों को लाकर यहाँ बसाया गया। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गई, मैदान साफ किए गए, तो वहाँ पर खेती करने के लिए आदमी की ज़रूरत थी, तो नहरों के किनारे नवीन बस्तियों का निर्माण किया गया। नहरें सिंचाई के लिए और पीने के लिए, पशुओं के पीने के लिए काफ़ी उपयोगी हुई। उन नहरों के किनारे जो नए लोग लाए गए, उनकी बस्तियां बसाई गई, उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया। इसलिए इन बस्तियों को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती भी कहा जाता है। इस प्रकार विश्व भर में बड़े पैमाने पर कपास, रबड़, खाद्य पदार्थों आदि की खेती की जाने लगी। 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का था, यानी कृषि क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा था। यानी आप देखते हैं कि लगभग 100 वर्षों में 25 से 40 गुना तक वृद्धि हो गई। तकनीक की भूमिका, नेक्स्ट चैप्टर होगा तकनीक की भूमिका। 19वीं शताब्दी में हुई तकनीकी खोजों ने जीवन शैली ही बदल डाला। इनमें प्रमुख खोजें थीं, क्या थीं? रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ आदि। रेलवे ने क्या किया कि दूर दराज के इलाकों से वस्तुओं को बंदरगाहों तक पहुंचाने में आसानी कर दी। भाप के इंजन जब जहाज़ों में लगाए गए, जहाज़ों की गति बढ़ गई। अब एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया और समय भी कम लगने लगा। टेलीग्राफ से आसानी से सूचना पहुंच जाती थी एक जगह से दूसरी जगह तक। तकनीकी प्रगति अक्सर चारों तरफ से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का परिणाम होती है। अमेरिका से मांस का व्यापार भी यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे क्या था कि अमेरिका से ये लोग मांस का आयात करते थे, तो मांस तो ला नहीं सकते थे क्योंकि इतनी तकनीक नहीं थी शुरू में, तो क्या करते थे, जानवर लेके आते थे अमेरिका में। और लंबी समुद्री यात्रा के दौरान लगभग 2 से 3 महीने तक समुद्री यात्रा करने के उपरांत बहुत सारे जानवर मर जाते थे, कुछ जानवर रोगी हो जाते थे, तो इसलिए लगभग आधे जानवर तो खाने लायक ही नहीं रह जाते थे। तो इसमें क्या था कि जितने जानवर लेके चले तो रोग भी फैल जाता था, जानवर आते आते उनका वजन भी कम हो जाता था, क्योंकि जहाज़ पे जानवर लादे गए हैं, खाने पीने के लिए अव्यवस्था थी, तो वहाँ से चले 1.5 कुंटल के, पहुँचते पहुँचते हो गए 1 कुंटल के, तो मांस का वजन भी कम हो गया। तो इस प्रकार थोड़ी हानि भी होती थी, लेकिन तकनीकी विकास ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। 1870 के दशक तक मांस का निर्यात ना करके जिंदा जानवरों को ही यूरोप भेजा जाता था, इन्हें यहीं लाकर काटा जाता था। यानी जानवर जहाज में भर के लाए जाते थे, यूरोप में काटकर उनका मांस खाया जाता था। इस कारण ये लंबी यात्रा के दौरान जानवर रोगी हो जाते थे, वजन कम हो जाता था, कुछ मर भी जाते थे। इसलिए ये मांस काफ़ी महंगे होते थे, जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होते थे। अब वहाँ से मान लीजिए 100 जानवर लेके चले, पहुँचते पहुँचते 50 बचे, तो 100 का दाम तो 50 में लेना है, कैसो? तो गरीब लोगों के पहुँच से ये बाहर हो जाता था, काफ़ी महंगा पड़ता था। नई तकनीकी ने पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक को स्थापित कर दिया, यानी फ्रीज लगा दिया। अब फ्रीज जब लग गए जहाज़ों में, तो इसमें लंबी दूरी तक मांस को बिना खराब हुए लाने ले जाने में आसानी हुई। अब क्या करते थे कि वहाँ पर जानवर को काट लेते थे, अब मांस को फ्रीज में डाल देते थे और आराम से कम जगह घेरे और पूरा सुरक्षित मांस यूरोप को पहुँच जाता था। तो जहाँ पहले 10 जानवर लाए जाते थे, अब वहाँ 100 जानवरों का मांस आराम से पहुँच जाता था बिना किसी नुकसान के। अब क्या हो गया कि मांस अधिक आने लगा, मक्का भी आ रहा है, मांस भी आ रहा है, खनिज पदार्थ भी आ रहे हैं, तो यूरोपियों की समृद्धि में वृद्धि होती जा रही है, विकास तीव्र गति से हो रहा है। अब यूरोपीय लोगों के भोजन में विविधता आने लगी। जहाँ पहले केवल आलू और ब्रेड पर निर्भरता थी, अब वहीं अंडा, मांस, मक्खन आदि भी भोजन में शामिल होने से जीवन स्तर में सुधार आ गया। अब वो पर्याप्त मात्रा में मांस खा सकते थे क्योंकि मांस सस्ते थे और उपलब्ध थे। इस प्रकार से यूरोप वासियों में अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ा और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने लगे। जब उनको भरपूर मात्रा में चीज़ें मिलने लगी, सरकार के प्रयास से उनको लगा कि सरकार ने हमारे लिए इतना काम किया है,
तो उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई और सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उन्होंने समर्थन देना चालू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सरकार किस प्रकार से काम करके अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करती है। उन्होंने केवल देखा कि सरकार हमारे लिए काम करती है, मतलब सरकार को समर्थन करो, चाहे जो कर रही है सरकार। तो इस प्रकार से सरकार जो थी, ब्रिटेन जो था, वो अन्य देशों पर अपना अधिकार जमा रहा था और वहाँ की जनता ने भी उसको समर्थन दिया। और दूसरे देशों पर अधिकार जमाने वाली व्यवस्था को हम लोग ही साम्राज्यवाद कहते हैं। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश कैसा था, तो देखते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश कैसा था। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि अब संसार के बहुत से हिस्सों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। आजीविका के और स्वतंत्रता के साधन छिनने लगे। अर्थव्यवस्था तो विस्तारित हुई, बड़ी व्यापक हुई, लेकिन क्या हो गया, नागरिक स्वतंत्रता छीनी जाने लगी। यानी जिन देश को ये गुलाम बनाते थे वहाँ के नागरिकों पर अब ये पूर्ण अधिकार कर लेते थे। यानी ब्रिटेन के कहने के हिसाब से अब लोग चलेंगे। जैसे भारत पर जब अधिकार किया गया तो भारत के लोग ब्रिटेन के गुलाम हो गए, तो ब्रिटेन के नागरिक, ब्रिटेन का अधिकारी, ब्रिटेन का राजा जो कहे वही भारतीय लोगों को करना होता था। दूसरा, आजीविका के साधन छिन गए। यानी जैसे पहले हथकरघा उद्योग चलता था, कुछ कृषि अपने आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन किया जाता था। अब क्या हुआ, कंडीशन हो गया, तुमको बोना क्या है अंग्रेज बताएगा, तुमको करना क्या है अंग्रेज बताएगा। कपड़ा बिनने के लिए हमारे यहाँ हथकरघा उद्योग था, ब्रिटेन ने क्या किया कि नई स्पिनिंग जेनी लगा दी, नई मशीन लगा दिए, दाब के वहाँ वस्त्र उत्पादन होने लगा। अब क्या करें यहाँ पर, तो वस्त्र उत्पादन के लिए अब यहाँ पर जो वस्त्र उत्पादन कर रहे थे वो बेकार हो गए, खाली हो गए, क्योंकि ब्रिटेन के वस्त्र लाकर इंडिया में थोप दिए गए। अब ब्रिटेन के बने वस्त्र सस्ते बिकते थे, भारत के लोग जो हाथ से बिनते थे काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता था तो महंगे होते थे। तो अब क्या हुआ कि उनको करने के लिए कोई काम नहीं रह गया तो बेकार हो गए। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोपीय देश की सेनाओं की एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपों पर विजय से बहुत से कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी बदलाव आए। इसमें औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। हुआ क्या कि इस दौरान जब यूरोप की सेनाओं ने एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीप पर विजय प्राप्त किया तो यहाँ के नागरिकों को गुलाम बना लिया। और गुलाम का मतलब होता है अधिकार विहीनता, यानी जिसके पास कोई अधिकार ना हो वही गुलाम हो। तो गुलामों के साथ उसने कष्टदायक व्यवहार किया, क्रूरता का व्यवहार करते थे और इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक बदलाव आए। अफ्रीका पर कब्जे के प्रयास में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपियों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। यानी इतनी बड़ी प्रतिद्वंदिता हुई कि अफ्रीका को यूरोप में बैठकर बांट लिया। बांटा कैसे, 1885 ईस्वी में यूरोप के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। इसमें अफ्रीका के मानचित्र पर सीधी लकीरें खींचकर इसको आपस में बांट लिया गया। उपनिवेशवाद की होड़ पुर्तगाल और स्पेन ने दासों की प्राप्ति के लिए शुरू की थी। अब देखते हैं अफ्रीका को बांट कैसे लिया गया। अफ्रीका तो एक महाद्वीप है, उस पर पूरे यूरोप के लोगों की नज़र गड़ी हुई थी। जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी उनकी इच्छा थी कि अफ्रीका को कैसो न कैसो हम गुलाम बनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में ना लड़के अपना अपना हिस्सा अफ्रीका का बांट लिया। अब देखते हैं कि अफ्रीका को कैसे ये लोग बांट लिए। तो ये है फ्रेंच अल्जीरिया। अल्जीरिया किसको मिल गया, अल्जीरिया फ्रांस वालों ने ले लिया, सहारा फ्रांस वालों ने ले लिया, मोरक्को को स्पेन ने ले लिया, इटली को नॉर्थ अफ्रीका को इटली ने ले लिया, फ्रांस ने सहेल लैंड को ले लिया, ब्रिटेन ने इजिप्ट को ले लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे अफ्रीका को इन लोगों ने आपस में बांट लिया। स्वीडिश ने कांगो को ले लिया, ब्रिटिश ने स्कॉटलैंड को ले लिया, किंगडम ऑफ यूथोपिया स्वतंत्र रह गया था, किंगडम ऑफ यूटोपिया स्वतंत्र था उस समय। केन्या को ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया, जर्मनी ने जंजीबार को गुलाम बना लिया। गुलाम बना के लिए आपस में बांटकर हिस्सेदारी बना ली। जाम्बिया को ब्रिटेन ने बनाया, अंगोला को पुर्तगीज़ ने बनाया और
मोजाम को भी पुर्तगीज़ ने और साउथ अफ्रीका यूनियन को भी ब्रिटिश ने गुलाम बना लिया। इस प्रकार के हम देखते हैं कि 1885 में बर्लिन समझौता के तहत पूरा अफ्रीका को यूरोपियों ने आपस में बांट लिया। देखते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया। अब फ्रांस का साम्राज्य देख रहे हैं कि ये जो पूरा नीला क्षेत्र है ये फ्रांस को मिला, लीबिया इटली को मिला और अबिसिनिया इटली को मिला, बेल्जियम को कांगो मिल गया, स्पेनिश को ये लाल वाला क्षेत्र मिल गया। और इस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटेन को कौन सा मिला, ब्रिटेन को ये नीला वाला क्षेत्र मिला, सारा नीला वाला क्षेत्र ब्रिटेन को मिल गया, नीचे भी ब्रिटेन को मिला। और जर्मन को ये काला वाला क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया। इस प्रकार पूरे अफ्रीका को आपस में इन लोगों ने बांट लिया। ये देश जाकर कुछ इस दौरान स्वतंत्र हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया का प्रेशर बना, तो क्या हुआ, लीबिया 1951 में, अल्जीरिया 1962 में, माली 1960 में, नाइजीरिया 1960 में, चाड 1960 में, नाइजीरिया 1960 में, और इजिप्ट 1900 यानी मिस्र जो है वो 1922 में, सूडान 1956 में। इसी प्रकार से सारे देश आज़ाद हुए। लेकिन देख रहे हैं कि इस उपनिवेशवाद की शुरुआत किसने की, तो पुर्तगाल और स्पेन ने इसकी शुरुआत की। स्पेन ने क्या किया कि दासों की प्राप्ति के लिए शुरू की थी इसको, इनका उद्देश्य दासों की प्राप्ति था। इस क्रम में अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर इलाकों पर फ्रांस और इंग्लैंड का शासन स्थापित हुआ। आरंभ किसने किया, पुर्तगाल और स्पेन ने, लेकिन इसमें आगे कौन निकल गए, फ्रांस और ब्रिटेन। 1890 के दशक तक अमेरिका की एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। बेल्जियम और जर्मनी भी इस होड़ में शामिल हो गए। अमेरिका आ गया, वो भी पहले तो गुलाम था ब्रिटेन का, लेकिन जब वो स्वतंत्र हुआ तो वो भी दूसरे देशों को गुलाम बनाना चालू कर दिया। अब अमेरिका गुलाम बना रहा है लोगों को, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया को जीत रहे हैं। पुर्तगाल और बेल्जियम ने तो आरंभ ही किया, पुर्तगाल और स्पेन ने तो इस चीज़ को आरंभ ही किया था। तो अब जर्मनी और बेल्जियम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जर्मनी वाले भी कहा करते थे कि हमको भी सूरज के नीचे ज़मीन चाहिए। सर हेनरी मार्टिन स्टेनली एक अमेरिकी पत्रकार थे। इन्हें न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कई वर्ष पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज में भेजा था। उन्होंने ही अफ्रीका का नक्शा बनाया और उसी के आधार पर अफ्रीका का विभाजन 1885 में बर्लिन समझौता के तहत हुआ। यानी किस मैप को उन्होंने बांटकर विभाजन किया, अफ्रीका को आप देखते हैं कि ऐसे सीधी लाइन है, ऐसे सीधी, तो वो सीधी लाइन मैप पर खींचकर यूरोपियों द्वारा आपस में बांटे जाने के कारण है। जैसे भारत का तो आप देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे करके भारत का नक्शा बनता है, तो ये नेचुरल है। लेकिन अफ्रीका को आपस में फ्रांस ने कहा अच्छा भाई इधर से हम ले लेते हैं, ब्रिटेन ने कहा ठीक है इधर से ऊपर का हम ले लेंगे, नीचे वाला स्पेन को दे दो, तो ये सीधी रेखा करके आपस में बांटे। इसीलिए आज अफ्रीका की जो सीमा रेखा है वो बिल्कुल सीधी दिखती है। देखते हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, ये क्या था, अफ्रीका में कैसे व्याप्त हुआ और अफ्रीका को गुलाम कैसे बनाया गया। अफ्रीका को गुलाम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, रिंडरपेस्ट या मवेशियों का प्लेग। हुआ क्या, रिंडरपेस्ट प्लेग की तरह फैलने वाली जानवरों की एक बीमारी थी। अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में रिंडरपेस्ट बहुत तेज़ी से फैला। बहुत तेज़ी से फैला कैसे, अमेरिका में क्या फैला, चेचक फैला, अफ्रीका में क्या फैला, रिंडरपेस्ट। चेचक व्यक्तियों की बीमारी थी और रिंडरपेस्ट जानवरों की बीमारी थी। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में बड़ा, जनसंख्या में कम था। यानी अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। यहाँ के लोग पशुपालन एवं कृषि पर पूर्णतः आत्मनिर्भर थे, खेती करते थे और भैंस चराते थे, मस्त रहते थे, किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पूर्णतः आत्मनिर्भर थे, इन्हें ना काम की ज़रूरत थी ना पैसे की, ये पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं खुश थे। यानी इनको खरीदने के लिए कोई ज़रूरतें नहीं थी, ये अपना उत्पादन स्वयं करते थे कि ग्रामीण स्वायत्तता थी, आराम से एक दूसरे से ले दे के वस्तु विनिमय से काम चल जाता था, इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका की भूमि और खनिज भंडारों को देखकर लालायित हो गए। जनसंख्या कम है, खनिज भंडार बहुत है, भूमि बहुत है, यूरोपीय लोग ललचाई हुई दृष्टि से देखने लगे, गिद्ध नज़र से। वे अफ्रीका के बागानों में खेती तथा खदानों में खुदाई करके खनिज पदार्थों को निकालना चाहते थे, किंतु समस्या थी। क्या समस्या थी, कब्जा तो करना चाहते थे लेकिन करें कैसे। अफ्रीका के लोग वेतन पर काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो खेती करके वो पशुपालन करके मौज थे,
उनको क्या ज़रूरत थी तुम्हारे यहाँ नौकरी करने की। यूरोपियों ने कई अन्यायपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसके तहत उन्होंने क्या किया, यूरोपियों ने अफ्रीका को गुलाम बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे काश्तकारों की उनकी ज़मीनों से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून ही बदल दिए गए। अब इसमें क्या किया गया कि परिवार में किसी एक ही व्यक्ति के नाम पूरी ज़मीन होगी। अब मान लीजिए कि परिवार में 10 लोग हैं, ज़मीन एक के नाम है, तो 9 लोगों को वो व्यक्ति जब चाहे तब बेदखल कर सकता था। अब परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को संपत्ति मिल सकती थी, बाकी लोग बिना संपत्ति के हो जाते, तो खाली हो जाते, बिना काम के रह जाते। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया था, यानी जो खदानों में नौकरी करते थे उनको खदानों में लगाया गया था, उनको बाड़ों में बंद कर दिया गया। इन्हें घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी तुम बाहर नहीं जा सकते थे, बिल्कुल खान में ही तुमको रहना पड़ता। पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों के लिए भोजन एशियाई देशों से मवेशी लाते थे। अब क्या था, पहले तो ज़मीनी विवाद सुलझाया गया और मालिकाना हक परिवार के एक व्यक्ति को दिया गया। दूसरा, खान कर्मियों को बाड़े में बंद कर दिया गया, वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। इसी दौरान एक क्रियाकलाप हुआ। पूर्वी अफ्रीका के एरिट्रिया नामक शहर पर इटली के कुछ सैनिकों का हमला हो रहा था। एशियाई देशों से इनके लिए मवेशी लाए जाते थे, यानी एशिया से कुछ इनके लिए जानवर खाने के लिए लाए जाते थे। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई इन्हीं जानवरों के द्वारा यहाँ पहुँची। कौन? मवेशी प्लेग या रिंडर पेस्ट। इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। अब क्या हुआ, खेती तो उधर चली गई थी, कानून से उत्तराधिकार, और रोग से क्या चले गए, मवेशी चले गए। अब ये लोग खाली हो गए। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अब परेशानी ये हो गई कि ना पशु है और ना खेती है, तो अब रोजी रोटी के लाले पड़ गए। अब इनको किसी ना किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत पड़ी। औपनिवेशिक सरकार ने बचे खुचे मवेशियों को अपने कब्जे में कर लिया। जो जिंदा बच गए थे 2-4%, 10%, उनको ब्रिटेन ने या जो औपनिवेशिक सरकार थी उसको हड़प लिया। इस प्रकार अब बेगार अफ्रीकियों को गुलाम बनाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। अब वो खलियर हैं तो जाएंगे कहाँ, घूम घुमा के तो आएंगे अपने पास ही। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि भारत में कैसे गुलाम मजदूर बनाए गए। ये रिंडर पेस्ट कुछ इस प्रकार का रोग था जो जानवरों में हो जाता था, मुंह में छाले टाइप के हो जाते थे और इससे जानवर बहुत जल्दी मर जाते थे। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से जाते थे। 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को खदानों, बागानों और रेलवे व सड़क मार्ग निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। कारण क्या था? उनको ले जाने के कई कारण थे, क्योंकि यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी थी, जमींदारों को कर चुकाने लायक वो नहीं रह गए थे, साहूकारों के बोझ तले, कर्ज के बोझ तले वो दब गए थे, तो अब मजबूर हो गए थे वो दूर के देशों में जाने के लिए। हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों मजदूर बागानों, खेतों में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में गए। इन्हें अनुबंध के तहत यानी एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में एग्रीमेंट को ये अनपढ़ लोग गिरमिटिया कहने लगे, तो इन लोगों को गिरमिटिया मजदूर नाम से संबोधित किया जाने लगा। अगर ये श्रमिक मालिक के बागानों में 5 वर्ष तक काम कर लेंगे तो वापस घर लौट सकते थे। एक एग्रीमेंट होता था, यानी समझौता होता था कि अगर ये लोग 5 वर्ष तक मालिक के बागान में काम करेंगे तो इनको पैसा भी दिया जाएगा और ये घर वापस लौट सकते हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह जैसे सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस व फिजी में ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासियों को सिलोन, मलाया जाकर काम करते थे ये लोग। अगर हम विश्व के मैप पे कैरेबियाई द्वीप की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, कैरेबियन द्वीप, वहाँ पर ये ले जाए जाते थे। तो आप देख सकते हो कि भारत यहाँ है और यहाँ पे लाके इनको काम कराया जाता था। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक कैरेबियन सी है, वहाँ पे बसे हुए देश हैं। इसमें यहाँ से देख सकते हो त्रिनिदाद टोबैगो है, बारबोडास है, तो यहीं फिजी है,
यहीं सूरीनाम है, तो यहाँ पे ये लोग लाके मजदूरी करवाए जाते थे। यहाँ पे इन्होंने बागानों का काम के लिए इन्हें लगाया गया, गन्ने की खेती करवाया जाता था इनसे। तो भारतीय अधिकतम उत्तर भारतीय तो वहाँ जाते थे, जबकि तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ये लोग जाते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंटों का होता था, यानी कि मालिक लोग एक एजेंट सेट किए रहते थे जो इन मजदूरों को भर्ती करते थे। एजेंटों को कमीशन दिया जाता था और ये लोग मजदूरों से झूठ बोलकर उन्हें उन जगहों पर जाने के लिए तैयार कर लेते थे। एजेंट कमीशन पर काम करता था और इसके तहत वो मजदूरों से कहाँ जाना है, कितना वेतन मिलना है, कितनी दूरी तक जाना है, किसके माध्यम से जाना है, क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें वो एजेंट नहीं बताता था, गुमनामी में रखता था। उनको कल्पनाएं सिखाता था, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, और वो लोग तैयार हो जाते थे। लेकिन जब वहाँ जाते थे तब उनको 3-3 महीने की जहाज़ों में दुर्गम भरी यात्राएं करना पड़ता था। बड़ी दुर्दशा उनकी होती थी, उनका बड़ा शोषण किया जाता था, लेकिन अब मजबूर थे वो जाने के लिए। ये नई प्रकार की दास व्यवस्था थी, यानी अनुबंध के तहत ली जाने वाली ये दास व्यवस्था नई प्रकार। कुछ मजदूर भागकर जंगलों में चले गए, जो पकड़े गए उन्हें सजा दी गई। ये काम करते करते इतने उत्पीड़ित कर दिए जाते थे कि कभी कभी क्या होता था कि अगर ये अपना काम नहीं पूरा कर पाते थे टारगेट, तो इनको दंड भी दिया जाता था। और इनके काम के घंटे इतने अधिक थी कि ये बेचारे बहुत परेशान रहते थे, पूरा काम ही नहीं कर पाते थे। दंड के रूप में इनका वेतन काट लिया जाता था। तो कहा जाता था कि अक्सर ये पूरे महीने का वेतन कभी नहीं पाते थे। चटनी म्यूजिक। त्रिनिदाद और गुयाना में भारतीय अप्रवासियों के भोजपुरी संगीत और स्थानीय संगीत यानी यूरोपीय कैरेबियाई संगीत के सांस्कृतिक समन्वय के परिणाम स्वरूप यह संगीत उभर कर आया। सुंदर पोपो त्रिनिदाद में चटनी संगीत के प्रणेता माने जाते हैं, यानी भारत के भोजपुरी और त्रिनिदाद और गुयाना के स्थानीय संगीत का सम्मिश्रण ही है चटनी म्यूजिक। इसके प्रणेता सुंदर पोपो माने जाते हैं। बड़ा अच्छा संगीत गाते हैं लोग। आज भी इन देशों में भारतीय मूल के बहुत से लोग हैं, क्योंकि कुछ तो अनुबंध पूरा होने पर वापस आ गए, पर कुछ वहीं बस गए और उनके वंशज वहीं पे रहने लगे। इस प्रकार से आज भी भारतीय संस्कृति सभ्यता कैरेबियाई द्वीप समूहों में व्याप्त है। 1921 में इस क्रूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कैरेबियाई द्वीप समूह के मूल निवासी इन भारतीयों को कुली मानते थे। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो भारतीयों को कुली मानते थे, इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, क्योंकि यहाँ से ये लोग काम करवाने के लिए ले जाए गए थे, तो वहाँ पर इनको कोई इज्जत नहीं होती थी, बल्कि इनको शोषित किया जाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नैपाल ने अपने उपन्यासों में इन मजदूरों के दयनीय दशा का वर्णन किया है। विदेश में भारतीय उद्यमी, विदेशों में भारतीय व्यापारी कैसे थे, तो इसके बारे में हम जानते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के विकसित होने में पूंजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी बिना पैसे के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और खासकर वर्ल्ड लेवल पे तो पैसे बहुत ज़रूरी हैं। इस पूंजी के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था। इस प्रक्रम में देशी साहूकारों और महाजनों का उदय हुआ। आप जब कोई बिजनेस करने चलते हैं तो संभव है कि बिजनेस के लिए पूरी पूंजी आपके पास ना हो। आजकल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन स्थानीय लोग, देशी लोग बैंकों से कर्जा नहीं ले पाते थे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी बैंक से लोन लेना। तो देशी साहूकार और महाजन ही बैंकर का काम करते थे और ये लोगों को पैसा उपलब्ध कराते थे। ये महाजन एशिया में निर्यात युक्त फसल उत्पादन के लिए ऋण देते थे। इनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्था होती थी। अगर आपको कोई फसल उत्पादित करना है, व्यावसायिक फसल उत्पादन करना है, तो आप इनसे ऋण लेके फसल उत्पादित कर सकते थे। कुछ ब्याज के साथ इनके पैसे वापस कर देना चाहिए था उस व्यवस्था में। अच्छा, एक इनके पास और व्यवस्था थी, आप लोग सुने हुंडी रखे होगा। हुंडी का मतलब होता था एक विनिमय पत्र होता था, और उसके माध्यम से वो हुंडी एक लिखित मुहर लगा हुआ, दस्तखत किया हुआ एक पत्र होता था। उसको निश्चित पते पर पहुंचाने के बाद आपको वहां से पैसा मिल जाता था। तो अगर आपको मान लीजिए कि तमिलनाडु में लेना है, या जाके मलाया, कंबोडिया, थाईलैंड में पैसा लेना है, तो इसके बैंकरों का इतना बढ़िया नेटवर्क था कि यहाँ से लिख के मोहर लगा के दे देते थे। आप वहाँ जाओ, चिट्ठी दिखाओ और पैसे ले लो। तो इस प्रकार से जो आधुनिक युग की बैंकिंग प्रणाली है, कुछ ऐसी ही बैंकिंग प्रणाली साहूकार और महाजन भी चलाया करते थे। शिकारीपुरी सराफ और नट्टू कोट्टई चेट्टीवार, इनमें
प्रमुख थे, यानी ये तो बड़े बैंकर थे, जैसे आज की SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, कुछ इस प्रकार ये दो लोग थे जो बैंकिंग का काम करते थे। ये संपूर्ण एशिया में निर्यात की जाने वाली फसलों को उगाने के लिए ऋण देते थे, मतलब बहुत बड़ी बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने कर दी थी और इनके पास अथाह धन था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों में निर्यात की जाती थी, यानी जो बहुत अच्छी कपास होती थी, महीन कपास, वो यूरोपीय लोग उठा के ले जाते थे। औद्योगिकरण के उपरांत ब्रिटेन में भी कपास उत्पादन में वृद्धि हुई। जब औद्योगिकरण हुआ तो कपास की यानी रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, तो ब्रिटेन के लोग भी कपास का उत्पादन करना चालू कर दिए। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, यानी कपास जो भारत से या और देशों से ब्रिटेन जाता था उसको दबाव लगाया कि इसको बंद कर दिया जाए आयात। अगर आयात बंद हो जाएगा तो हमारे स्थानीय किसानों को लाभ होगा, क्योंकि वो कपास उत्पादित करते हैं, उन्हीं का कपास हम ले लेंगे। परिणाम स्वरूप सरकार ने आयातित कपास तथा सूती वस्त्रों के आयात पर सीमा शुल्क आदि लगा दिया। यानी सरकार ने क्या किया कि उद्योगपतियों के दबाव में आकर कपास पर और सूती वस्त्रों पर बहुत भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिया। अब सीमा शुल्क लगा देने से अगर कोई वस्त्र यहाँ से 100 रुपये मीटर गया है लंदन को, तो वहाँ पर अब 200 रुपया सीमा शुल्क देना पड़ता, फिर वो कपड़ा 300 मीटर का बनता, तब वहाँ पर उसको लाभ देकर तब बेचा जाता। तो यानी कि आपकी लागत पूंजी 300 रुपया हो गई और कपड़ा अब बिकेगा कम से कम 350 में, तब लाभ होगा। और वहाँ के स्थानीय लोग 100 रुपये पूंजी में कपड़ा बनाए और उसको 125 में बेच रहे हैं, तो आपका 350 में कोई खरीदेगा कि 125 में खरीदेगा। तो साधारण सी बात थी कि उनके व्यापार फले फूले और आयात ब्रिटेन में बंद हो गया। 1800 ईस्वी के आसपास निर्यात में सूती वस्त्रों का योगदान 30% था और 1815 में यह घटकर 15% रहेगा, 1870 में यह 3% रहेगा। इसका कारण क्या था? लगातार क्यों घट रहा था? क्योंकि भारत में हथकरघा उद्योग था। जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी तो भारत में हाथ से बुने हुए कपड़ों की यूरोप में बहुत डिमांड थी। ये कपड़े यूरोप में भारी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। लेकिन जब मशीनें आ गईं तो मशीनों ने भारी मात्रा पे कपड़ा उत्पादित करना चालू कर दिया और वो मशीनें ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस की गईं। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि कपास उत्पादन भी करते थे और वस्त्र निर्माण करते थे, तो पूरे वस्त्र की पूर्ति वहाँ लगभग होने लगी। तो जहाँ 30% कपड़ा जाता था 15 साल में घटकर 15% रह गया और थोड़े दिनों बाद इसकी 3% अवशेष बचा। इस प्रकार निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो वो कच्चा माल था वो तो ब्रिटेन को जाता था क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, मशीनों के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो यहाँ पर बना हुआ माल था वो जाना बंद हो गया। अब यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग थे, जो कामगार थे, जो कारीगर थे, वो बेरोजगार होने लगे। लेकिन प्राथमिक उत्पाद की वस्तुएं ज़्यादा जाने लगी, जैसे नील ज़्यादा जाने लगी, चाय पत्ती ज़्यादा जाने लगी, महीन कपास ज़्यादा निर्यात होने लगी, लेकिन बनी हुई वस्तुओं का निर्यात बंद हो गया। 1812 से 1871 के बीच कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक जा पहुंचा। अब यह कच्चा कपास है, बना हुआ कपास नहीं जा रहा। कच्चा कपास की मात्रा बढ़ रही है जबकि निर्मित वस्तुओं की मात्रा घट रही है। नील का निर्यात भी भारी मात्रा में किया जाने लगा क्योंकि वहाँ कपड़े बन रहे थे और कपड़े रंगने की ज़रूरत थी और रंग की जो उत्पादन नील का होता था वो भारत में ही होता था। तो अब नील की निर्यात भारी मात्रा में होने लगी। 1820 के दशक से चीन को भारी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा। एक बड़ी अच्छी पॉलिसी ब्रिटेन ने बनाया था। अफीम को भारत में उत्पादित किया जाता था और उसको निर्यात ज़बरदस्ती चाइना को किया जाता था। इसकी खेती भारत में कराई जाती थी और चीन को जबरन निर्यात होता था। ये यानी चीन इसको लेता नहीं था लेकिन जबरन इसके लिए एक अफीम युद्ध भी लड़ा ब्रिटेन ने चीन के साथ, तब जाके इसको चीन में बेचने की अनुमति पा सका। अफीम के बदले ब्रिटिश सरकार चीन से चाय व अन्य पदार्थों का आयात करती थी, यानी चाय वहाँ से लेती थी और चीनी वगैरह लेती थी चीन से। इस प्रकार ब्रिटेन का भारत से व्यापार सदैव लाभप्रद ही रहा है, यानी भारत और ब्रिटेन का जो व्यापार था वो हमेशा ब्रिटेन लाभप्रद ही रहा है। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध मतलब विश्व युद्ध। विश्व युद्धों के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी थी? महायुद्ध कौन? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से
1918 के बीच लड़ा गया और दूसरा विश्व युद्ध 1943 से 1945 के बीच लड़ा गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस विश्व युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे संकट में धकेल दिया, इससे उभरने में विश्व को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 14 से 18 के बीच चला, 1914 से 1918 के बीच जब खत्म हुआ तो इससे जो त्रासदी हुई, इससे उभरने के लिए लगभग 30 वर्ष लग गए दुनिया को। युद्धकालीन रूपांतरण परिवर्तन क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण शक्तिशाली देशों की परस्पर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनकी साम्राज्यवादी नीतियां थीं। हुआ क्या कि औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में एक नई व्यवस्था का जन्म दे दिया, वो थी साम्राज्यवादी व्यवस्था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में पूंजी का भंडार हो गया। पूंजी के भंडार से नए नए देश खोजे गए, वहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त किया जाने लगा। इसी क्रम में औपनिवेशिक युग का शुरुआत हुई। तो जैसे माना कि फ्रांस भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है क्योंकि अब पैसा है, ब्रिटेन भी क्षेत्र विस्तार कर रहा है। किसी एक देश में दोनों देश अपनी अपनी कंपनी सेट कर लिए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब दोनों की आपस की नीतियों में टकराव हो गया तो एक युद्ध का रूप ले लिया। जैसे भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी आपस में लड़ रही थी कर्नाटक में, इसको हम लोग कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ने विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। इसमें एक तरफ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और केंद्रीय शक्तियां इसमें सम्मिलित थे। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था, यानी पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इसमें टैंकों, हवाई जहाज़ों, मशीन गनों तथा रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यानी इससे पहले हवाई जहाज़ों आदि का प्रयोग युद्धों में नहीं किया जाता था। इस युद्ध में करीब 90 लाख लोगों की मृत्यु हुई और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए। यानी 90 लाख मरे और 2 करोड़ घायल हुए। इस प्रकार अधिकतम युवा युद्ध की भेंट चढ़ गए। यानी जो युद्ध करने लायक थे, जो जवान थे, लगभग इसमें या तो मर गए या तो घायल हो गए। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों तथा अमेरिका की जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। यानी अमेरिका उस समय युद्ध में शुरुआती दौर में सम्मिलित नहीं था। अमेरिका तो जाके 1917 में एंट्री हुआ, जब युद्ध खत्म होने वाला था। अमेरिका के प्रवेश करते ही युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया। तो अमेरिका शक्तिशाली था, आर्थिक रूप से भी और सामरिक दृष्टि से भी। ये युद्ध मात्र यूरोपीय शक्तियों की आपस में प्रतिस्पर्धा मात्र थी। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। अब जहां अमेरिका 1776 तक ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन के मताहत काम करता था, वहीं हम देख रहे हैं कि 1918 में ब्रिटेन मजबूर होकर अमेरिका से कर्जा मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका इतना ताकतवर हो गया था तब तक। युद्धोत्तर सुधार, युद्ध के बाद सुधार क्या हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद सुधार क्या हुई? विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, परंतु युद्ध के पश्चात वह भिखार हो गया। यानी कि जहां औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। आप देखते हैं लगभग 54 देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाकर रखा था। वहीं जैसे विश्व युद्ध हुआ, युद्ध क्या होता है? युद्ध मात्र विभीषिका होती है। युद्ध में कुछ नफा नहीं होता, केवल नुकसान होता है। तो युद्ध ने क्या किया कि ब्रिटेन को कंगाल कर दिया। इस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित हो रहे थे। अब ब्रिटेन को जापान से भी मुकाबला करना था। यानी कि औद्योगिक रूप से जापान और भारत दोनों विकसित हो रहे थे और ब्रिटेन को अपनी औद्योगिक नीतियों को बाजार में बनाए रखने के लिए इन दोनों से मुकाबला करना था। दूसरी तरफ युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटेन की सरकारों ने युद्ध व्यय में भारी कटौती करना आरंभ कर दिया। यानी युद्ध व्यय में जैसे हथियार बनाने, सेना के लिए सामानों की तैयारी में, सेना को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं में कटौती चालू कर दिया। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में रोजगार समाप्त होने लगे। 1921 में प्रत्येक 5 में से 1 मजदूर बेरोजगार हुआ। जिसे ज़्यादा गोले बारूद बनाए जाएंगे, वर्दी ज़्यादा बनाई जाएगी, जूते ज़्यादा बनाए जाएंगे, सैनिकों के लिए आवास ज़्यादा बनाए जाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ना ज़्यादा वर्दी बनाना है, ना ज़्यादा कारतूस, ना ज़्यादा बंदूकें बनाना है। तो जो फैक्ट्रियों में 100 लोग काम करते थे, अब वहाँ पर 80 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग वहाँ पे बेरोजगार हो गए।
युद्ध से पूर्व पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध में अस्त व्यस्त हो गया तो अमेरिका, ऑस्ट्रिया, कनाडा में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। अब हुआ क्या, जब विश्व युद्ध हुआ तो जो युद्ध में नहीं शामिल थे उन देशों ने प्राथमिक चीज़ों का उत्पादन बड़ी तेज़ी से करना चालू किया। जैसे भारत मान लीजिए, तो भारत अनाज के उत्पादन में उस दौरान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि यूरोप युद्ध में फंसा था, वहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं हो पा रहा था। वहाँ केवल और केवल युद्ध हो रहा था, चीज़ों को बाहरी देशों से मंगाया जाता था। तो इस दौरान तमाम सारे जितने लोग थे ब्रिटेन के, वो सब रोजगार में लग गए, कुछ ना कुछ काम सबको मिल गया। और जैसे युद्ध खत्म हुआ, पैसा खत्म हुआ, फैक्ट्री बंद होने लगी। अब जहाँ पहले गेहूं का निर्यात यूरोप दुनिया के कोने कोने में करता था, पूर्वी यूरोप, युद्ध में व्यस्त होने के कारण अब वो गेहूं उत्पादन नहीं कर पा रहा था। इस दौरान जब वो गेहूं यूरोप में नहीं हो रहा था तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी, क्योंकि किसानों को अच्छा रेट मिलने लगा तो गेहूं की पैदावार इन लोगों ने बढ़ा दी। युद्ध समाप्त होने के उपरांत पुनः यूरोप में उत्पादन बढ़ा। इस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन से अनाज की कीमतें गिर गई और किसान परेशान हो गए। अब देखो, जैसे युद्ध से राहत मिली, ब्रिटेन के किसानों ने, यानी यूरोप के जो किसान थे, उन्होंने फिर से उत्पादन चालू कर दिया। अब जहां वो 100 कुंटल गेहूं का आयात करते थे, अब उनके यहाँ 110 कुंटल अपने होने लगा। अब 10 कुंटल वो खुद निर्यात करें, और इसी दौरान हमने 100 कुंटल गेहूं उत्पादन अतिरिक्त कर लिया था, यानी कि जो अमेरिका थे, कनाडा थे, भारत के लोग भी उत्पादन कर लिए थे। तो यूरोप को अब गेहूं जा नहीं रहा है और हमने अतिरिक्त उत्पादन कर लिया है, गेहूं की अब बिक्री हो नहीं रही है, तो गेहूं सड़ रहा है। और जो गेहूं सड़ रहा है तो किसान उसको बेच नहीं पा रहा है, बेचेगा नहीं तो लगान कैसे भरेगा, अपना खर्चा कैसे चलाएगा, पूंजी ही वापस नहीं आएगी। और इस तरीके से वस्तुओं का भाव बिल्कुल गिर गया। भाव गिरते ही किसान बिल्कुल परेशान हो गया, रोड पे आ गया। अब उसने साहूकार से कर्ज लेकर के फसल बोई थी, अब फसल बिक नहीं रही है, साहूकार ब्याज सहित वापस मांग रहा है। तो एक तो फसल की नुकसान हुई, दूसरा ब्याज भी बढ़ गया, तो साहूकार को ब्याज देना है। तीसरा, जिस खेत में वो खेती करता था उस खेत में वो टैक्स उसका चुकाता था, अब टैक्स भी नहीं चुका पा रहा है। तो इस तरीके से किसान कंगाल हो गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। इस युद्ध में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। क्या था कि अमेरिका युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, तो उसने युद्ध संबंधी उपकरणों को, युद्ध संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने यहाँ इकाइयाँ सेट कर ली, फैक्ट्रियाँ सेट कर ली। वैसी वस्तुओं का उत्पादन उसने चालू कर दिया। जैसे आज की चाइना की पॉलिसी है, दिवाली आपके यहाँ होगी, होली आपके यहाँ होगी, पटाखे चाइना बना के तुम्हारे यहाँ भेजेगा, होली में रंग बिरंगी पिचकारियाँ चाइना बना के भेजेगा, तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन होता है, राखी चाइना में बन के आती, यानी तुम्हारी आवश्यकता को देखते हुए चाइना प्रोडक्ट बना रहा है अपनी केवल व्यापार करने के लिए। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता थी बृहद उत्पादन का चलन। 1920 के दशक में अमेरिका ने क्या अतिरिक्त उत्पादन करना चालू किया, हर चीज़ में अतिरिक्त उत्पादन से क्या होता है कि वो व्यापार के लिए अधिशेष होता है। अपने खाने भर का मैंने उत्पादन कर लिया, अब अतिरिक्त के लिए हम मार्केट ढूंढेंगे और व्यापार करेंगे। उस समय कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के प्रणेता माने जाते थे। हेनरी फोर्ड, जो आज फोर्ड कार आती है, उसकी जो कंपनी सबसे पहले सेट हुई वो अमेरिका में सेट हुई। हेनरी फोर्ड जो थे अमेरिका के मूल निवासी थे, उन्हें अतिरिक्त उत्पादन का प्रणेता माना जाता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। उनके द्वारा शिकागो के एक बूचड़ खाने में असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन की स्थापना की। पहले क्या होता था कि एक आदमी तमाम सारे, जैसे मान लीजिए कि साइकिल बनाना है, तो एक आदमी उठता था, आगे वाली रिम पीछे वाली रिम फ्रेम में जोड़ता था, धुरा लगाता था, उस पर गद्दी बांधता था, उसका नेट टाइट करता था, उसमें रिम लगा के उसमें चक्का लगाता था, टायर लगाता था, ट्यूब लगाता था, हवा भरता था, फुलरा लगा के, तब वो साइकिल तैयार होती थी। एक आदमी मिलकर पूरे दिन में एक साइकिल तैयार करता था। लेकिन असेंबली लाइन में क्या था, असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही कार्य बार बार करते रहना होता था। जैसे जैसे इंजन का पट्टा होता है, वो राउंड राउंड घूमता रहता है। एक चीज़ अगर इधर धरो तो वो मशीन के द्वारा जैसे राउंड से चलता है तो वो उस जगह
पहुंच जाता है। जैसे थ्रेशर का है, गेहूं दाते समय हम लोग ऊपर से गेहूं की बाली रख देते हैं, पूरी दबा देते हैं और वो धीरे से पट्टे के माध्यम से अंदर चला जाता है। इसी प्रकार हम एक एक पूरी रखते चले जाते हैं और गेहूं की बाली अंदर चली जाती है। इंजन में भी ऐसे देखते हैं, बहुत जगह ऐसी असेंबली लाइन का प्रयोग आज भी होता है। तो होता क्या है इसमें कि ऐसे एक गोल चक्कर या लंबा चक्कर की एक बेल्ट होती है। अब कोई वस्तु है, यहाँ मजदूर खड़ा है, यहाँ मजदूर खड़ा है, यहाँ मजदूर, चारों तरफ इसके मजदूर लगा दिए गए। अब माना कि साइकिल बनाना है तो इस मजदूर ने उठा के इस पर फ्रेम रख दिया। अब ये फ्रेम आगे चला, यहाँ पर इसने एक रिम सेट कर दी, केवल इसको रिम सेट करनी है आगे की। अब वो उसी पर रख दिया, वो आगे चला, यहाँ खड़ा मजदूर पीछे की रिम सेट कर रहा है। यहाँ से चला, उसने टायर पिछले में लगा दिया, यहाँ खड़ा मजदूर अगले में टायर लगा रहा है, यहाँ खड़ा मजदूर उसमें ट्यूब लगा रहा है, यहाँ खड़ा मजदूर उसमें हवा डाल रहा है, यहाँ उसकी गद्दी सेट कर रहा है और यहाँ उसके उल्रा फुलरा लगा के उठिया मुठिया लगा के सेट, और फिर उसके बाद में ऐसे इधर साइकिल गिर गई। अब ये क्या है, साइकिल पूरी तैयार हो गई। हर आदमी ने केवल एक काम किया, ये बेल्ट चलता रहता है। अब इस बेल्ट की एक स्पीड है, हर आदमी क्या करेगा, केवल एक काम करेगा और बार बार जो आदमी वही काम करता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बढ़ जाने से क्या होता है, कंपनी को लाभ होता है और कार्य में गुणवत्ता आती है। इससे ये हुआ कि हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। क्या निकलने लगी, हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। उसने क्या किया कि हेनरी फोर्ड ने देखा कि एक वो है बुचड़खाना जहाँ मांस बिकता है, वो गए थे घूमने किसी कारण से, तो उन्होंने देखा इस प्रकार की असेंबली लाइन थी। होता क्या था कि वो मांस काटता और इस पर रख देता, वो मांस आराम से चल के इधर से यहाँ आ जाता और जो व्यक्ति लेने वाला होता था वो यहाँ से उसको उतार लेता, फिर वो यहाँ रख देता, यहाँ तक आ जाता, यहाँ रख देता, यहाँ तक, उसको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे वो आता जाता रहता था, चलता रहता था। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे कह दिया कि मज़दूरों को असेंबली लाइन के किनारे किनारे खड़ा कर दिया और बस उसको चलते रहना था, सब उठा उठा के एक एक काम करते रहो। इस प्रकार से टी मॉडल कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनने वाली पहली कार थी। कौन सी कार, टी मॉडल कार। पहली कार जो दुनिया की बनी वो टी मॉडल कार थी। ये है टी मॉडल कार जो हेनरी फोर्ड की कंपनी बनाती थी, फोर्ड कंपनी। आज भारत में भी ये कंपनी काम कर रही है। फोर्ड को तो अब तो टाटा ने अधिग्रहित कर लिया है। तो सबसे पहले जो बृहद उत्पादन के क्षेत्र में आई वो टी कार थी और 3 मिनट में एक कार बनकर ये तैयार हो जाती थी। अमेरिका में कुछ इस प्रकार की होती थी टी कार। फोर्ड ने इस दौरान एक प्रयोग किया कि पहले तो ये जो असेंबली लाइन थी इसकी स्पीड आराम से थी, धीरे धीरे। उन्होंने देखा कि क्यों ना इसकी स्पीड थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, तो मजदूर मजबूरी में जितनी जल्दी उनके पास दूसरा काम आएगा वो कर देंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तो थोड़ी स्पीड और बढ़ा दी, जल्दी तेज़ से बढ़ा दी। उसके बाद में देखा कि ज़्यादा उत्पादन तो हो रहा है लेकिन मज़दूरों को क्या हो गया, काम अधिक मेहनत से मज़दूरों ने नौकरी छोड़ना चालू कर दिया। इसलिए हताश होकर फोर्ड ने जनवरी 1914 में वेतन को दोगुना अर्थात $5 कर दिया। क्या हुआ कि काम भाई अधिक हो गया, अब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता था, तो मज़दूरों ने कहा भाई अब काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेतन उतने मिल रहा है और काम और ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो हेनरी फोर्ड मजबूर होकर क्या किए कि 1914 में वेतन को 2 गुना कर दिए कि भाई पैसा ज़्यादा मिलेगा तब तो करोगे। साथ ही मजदूर यूनियनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। कहा अब कोई मजदूर यूनियन काम नहीं करेगा। मजदूर यूनियन क्या करता था, जैसे मजदूरों के साथ कोई अन्याय होता था वो आंदोलन कर देता था। तो कहा अब मजदूर यूनियन कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएगा। सन 1999 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन हुआ, जो सन 1929 में बढ़कर 50 लाख प्रतिवर्ष से ऊपर पहुंच गया। यानी असेंबली लाइन ने उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति की। इस दौरान लोगों ने ऋण लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो इत्यादि भी खरीदने लगे तथा EMI के माध्यम से पैसा चुकाने लगे, यानी किस्त बाई किस्त पैसा चुकाने लगे। होने क्या लगा कि नई नई औद्योगिक क्रांति आई, तमाम सारे सामान उत्पादित होने लगे। अब सामान का उत्पादन हो रहा है और बैंक कर्जे दे रहा है, लोगों के पास रोजगार है, काम करने का अवसर है, तो काम कर रहे हैं, आराम से लोन मिल गया, उन्होंने सामान खरीद के अपने घर में रख लिया। अब धीरे धीरे लोन चुका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1920 के दशक में घर निर्माण में भी बेहतर स्तर पर हुआ। इस प्रकार रोजगार व आमदनी में
वृद्धि होने लगी। यानी उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक होगा, लोग काम पे जाएंगे, लोग काम पे जाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, अब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। अब हम अगर रोजगार है हमारे पास, 1 लाख रुपया सैलरी पाते हैं तो हम 1 लाख रुपया खर्चा भी करेंगे। अब 1 लाख खर्चा करेंगे तो जिसको खरीदेंगे जो सामान, उस सामान को और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। सन 1923 में अमेरिका बाकी दुनिया को पूंजी निर्यात दोबारा करने लगा और विश्व में सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया। यह क्रम 6 वर्षों तक चला। यानी अमेरिका क्या करता था कि भाई सामान नहीं खरीद पा रहे हो तो पैसा हमसे लो, कर्जा लेके सामान खरीदो। अब सामान खरीदोगे तो तुम्हारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे आप चुकाते रहना। लेकिन हुआ क्या, 1929 तक आते आते विश्व आर्थिक मंदी में फंस गया, जिसका अमेरिका पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। अतिरिक्त उत्पादन कर दिया था बच्चे ने, तो अब इसका बहुत गहरा प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ा। क्या आ गई, द ग्रेट डिप्रेशन आ गया, यानी महामंदी आ गई। महामंदी कैसे आई? वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रह गई, लगभग 1935 तक। इस समय विश्व के अधिकांश देशों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट आई। क्या हुआ कि जब उत्पादन कम होने लगा तो जहां हम 100 गाड़ी बनाते थे वहां आप 40 गाड़ी बना रहे हैं, तो 40 गाड़ी बनाएंगे तो हमको आधे मजदूर की ज़रूरत होगी। अब आधे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका आय कम हो जाएगा। अब जब वस्तु ही नहीं है तो व्यापार किसका करेंगे? इस प्रकार अत्यधिक गिरावट आने लगी इन चीज़ों में। कृषि पर और समुदायों पर इसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कृषि समुदायों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। महामंदी के कारण क्या थे, कैसे आई महामंदी? तो देखते हैं हुआ क्या। कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना, जिससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। पहले क्या हुआ कि अतिरिक्त उत्पादन होता गया, अतिरिक्त उत्पादन होता गया। अब खरीदने वाले हैं 2 क्विंटल गेहूँ और रखा है 5 कुंटल गेहूँ। तो पहले जो 2000 रुपये कुंटल बिकता था गेहूँ, अब भाई हम भी कह रहे हैं कि हमारा गेहूँ ले लो और तुम भी कह रहे हो हमारा गेहूँ ले लो, तो सामने वाला कहेगा भैया 1500 में दोगे, तो कहोगे नहीं देंगे, तो बगल वाले से पूछेगा भैया 1500 में दोगे, तो नहीं देगा। बगल वाले से कहेगा 1600 ले लो तो दे दो, वो कहेगा चलो ठीक है हम 1600 लेके दे देंगे। तो जो गेहूँ 2000 में बिकता था अब वो गेहूँ 1600 रुपये में बिकने लगा और वो भी पूरा नहीं बिक रहा है, अब सड़ रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खरीदारों की कमी के कारण कृषि उपज बाजार खेती में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। उत्पादन अधिक हो गया, कोई खरीदने वाला नहीं है तो सड़ेगी ही है। 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, क्योंकि अमेरिका पूंजीपति देश बन गया था। सन 1928 के प्रथम 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज लगभग $1 अरब था। 1 अरब रुपया अमेरिका ने कर्जा बांट दिया था। अमेरिकी लोगों ने विश्व से अपने पैसे वापस लेने लगे। अमेरिकियों ने क्या किया, उनको शंका हो गई कि उत्पादन अधिक हो रहा है, विक्रय नहीं हो रहा है, तो क्या किया, जो कर्जा दिया था उसको वापस मांगने लगे, जिससे अमेरिकी पूंजी का विश्व विस्तार घटने लगा। घटने से इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अमेरिकी पूंजी का विश्व विस्तार घटने से इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। हुआ क्या कि जो पैसा लेके अमेरिका से कंपनी सेटअप किया था उसकी कंपनी अब चल रही थी, लेकिन एकाएक अमेरिका ने अपना पैसा वापस मांग लिया। अब जब वापस मांग लिया तो उसको कंपनी में से अधिकतम पैसा निकालकर कर्जा चुकाना था, तो कर्जा चुकाने के चक्कर में उसकी कंपनी बैठ गई। अब कंपनी बैठने से रोजगार खत्म हो गया, उत्पादन खत्म हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं आ गई। यूरोपीय देशों के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए, यानी कि बैंकों को जो लोन बैंकों ने दे दिया था वो वापस मिला ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, बैंक दिवालिया हो गए। अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित वस्तुओं पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। अक्सर हम देखते हैं कि जब देश में समस्या आती है आर्थिक रूप से, तो आयात कम करना चालू करता है और निर्यात अधिक करने का प्रयास करता है, या अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं का उपभोग अधिक करना चाहता है, ताकि हमारी वस्तुओं का विक्रय ज़्यादा हो और हमारे ही लोगों को उसका लाभ मिल पाए। तो अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका पर इसके प्रभाव क्या पड़े देखते हैं। अमेरिका में बेरोजगारी होने से श्रम का प्रवाह होना आरंभ हो गया, यानी जब महामंदी का असर अमेरिका पर पड़ा तो लोगों ने अपने रोजगार के चक्कर में दूसरे देशों में शरण लेना चालू कर दिया, यानी कि जो लोग अमेरिका में रहने वाले थे नौकरी के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। जो अमेरिकी कर्ज चुकाने में असफल हुए उनके घरों को नीलाम कर दिया गया।
यानी बैंकों से जो कर्ज लिए थे लोग, कर्ज लेकर फ्रिज, कूलर, गाड़ी लिए थे या घर बनवाए थे, उनके घरों को नीलाम कर दिया गया। किसान तबाह हो गए। अमेरिका के अधिकांश कारोबार बंद हो गए थे क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था। उत्पादन नहीं होगा तो नौकरी क्या ज़रूरत है, कोई फैक्ट्री क्यों चलाएगा, तो इसलिए कारोबार बंद हो गए। अमेरिका के बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया था। घरेलू कर्जे क्यों दें? अगर घरेलू कर्जा कोई ले रहा है तो वो चुकाएगा कैसे, क्योंकि उसके पास रोजगार है नहीं, तो वापसी की गारंटी बहुत कम रहती थी, इसलिए कर्जा देना बैंकों ने बंद कर दिया। बैंकों ने अपने कर्जे की वसूली तेज कर दी। जो बैंक कर्जा दिए थे वो लेना चालू कर दिया और नया कर्जा देना बंद कर दिए। अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई। बहुत से बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए। जितने लोन दिए थे वो वापस नहीं मिल रहे थे, नए लोन देना बंद कर दिए। कोई ऐसा है नहीं कि जिसके पास इतना पैसा हो कि लाकर बैंक में जमा कर दे। तो अब बैंक पहले से बैंक कर्जा लेकर ही कर्जा देता है, तो बैंक के पास तो रह नहीं गया, इसलिए दिवालिया हो गया बैंक। अब हम देखते हैं कि 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और करीब 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई थी। यानी 33 में महामंदी का 33 तक बहुत बड़ा प्रभाव था अमेरिका में, खासकर बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ही वो था जिसने पूंजी निर्यात की थी और दुनिया को एक नया स्वरूप दिया था। तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। 1935 तक ज़्यादातर उद्योगों में सुधार के साथ आर्थिक संकट से उबरने का संकेत दिखाई देने लगा। 33 तक तो गिरावट आई, लेकिन धीरे धीरे अब उभार चालू हुआ और उबरने की व्यवस्था बनाई गई अमेरिका के द्वारा। कई पैकेज लाए गए दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब इस दौर में देखते हैं, तो अमेरिका की बात थी। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत और महामंदी। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक देश बन चुका था। यानी इस दौर में भारत क्या था कि जब गुलामी हुई, ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया और औद्योगिक युग आया, तो मशीनें सेट हो गई ब्रिटेन में। अब उनके लिए कच्चा माल चाहिए था और बना माल के लिए बाजार चाहिए। कच्चा माल के लिए बाजार चाहिए और बना माल के लिए बाजार चाहिए। तो भारत क्या था? भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश था और ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन में फैक्ट्री थी, तो यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन को जाता था और ब्रिटेन से बन के वही बना हुआ माल भारत आता था। तो सस्ते दामों पे कच्चा माल खरीद के यहाँ बनाते थे और बना दाम यहाँ लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। अब अगर हम बात करें कपास की, तो 5 रुपया किलो कपास लेके गए, यहाँ पर 10 कपड़ा बुना, उस कपड़े को लेकर आए यहाँ पर 500 रुपये का कपड़ा दिया। यानी कि 5 रुपये के कपास से ये लेके आए, यहाँ से केवल इंग्लैंड से घुमा के उसको बुन के अब उसी को 500 रुपये में बेच रहे हैं। तो हानि भारतीयों की हो रही है और लाभ चारों तरफ से ब्रिटेन का हो रहा है। 1928 से 34 के बीच भारत के आयात निर्यात दोनों ही घटकर आधे रह गए। आयात और निर्यात दोनों घटकर आधे। विश्व बाजार में कीमतों की गिरावट के साथ ही भारतीय वस्तुओं की कीमत नीचे आ गई। नीचे कैसे आ गई? क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन हो रहा था और भारत कृषि प्रधान था। यूरोप में फिर से कृषि चालू हो गई थी, तो कृषि का निर्यात बंद हो गया। जब निर्यात नहीं होगा, निर्यात आधा हो जाएगा, तो पैसा नहीं आएगा। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्रय शक्ति कहाँ रहेगी, तो खरीदेगा क्या? तो तुम बहुत ला के मार्केट में डाल दो कपड़ा, जो हमारे पास खरीदने का औकात है नहीं, तो फटा पुराना पहन के घूमेंगे। तो यही स्थिति हुई भारत की। 1928 से 34 के बीच गेहूं की कीमतें 50% तक घट गईं। गेहूं की कीमतें 50% घट जाने से हमारी क्रय शक्ति भी और विक्रय शक्ति दोनों प्रभावित हुई। इस प्रकार महामंदी में शहरी निवासियों की तुलना में किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा हानि हुई। सबसे ज़्यादा उसको जो उत्पादन कर रहा था प्रत्यक्ष रूप से, खासकर कृषि पे निर्भर था, वो लोन लेकर तो किसानी करता था, और जो फसल उत्पादन करता था जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, नील हो गया, अब इसके लिए लोन लेता था आदमी भर्ती लगाने के लिए खेतों में। अब उसके बाद उत्पादित क्या बिक ही नहीं रहा है, इधर लोन का ब्याज बढ़ रहा है, उधर माल पड़ा सड़ रहा है, तो किसान ज़्यादा धक्का खा गया इस दौर में। जब जाट का निर्यात बंद हो गया बंगाल से, तो कच्चे पटसन के मूल्यों में 60% तक कमी आ गई। अब जो जम के भर्ती लगा के, माना कि 1000 रुपया लगा कर उन्होंने जूट तैयार किया था, उम्मीद थी कि ये 2000 में बिक जाएगा आराम से। अब क्या हुआ कि अब वो 400 में नहीं बिकने को तैयार है। अब भर्ती हमने 1000 लगा दी थी, अब 1000 का ब्याज बढ़ के अब 1500 हो गया है और बिक रहा है वो 400 में। तो अब ज़बरदस्त घाटा, किसान मार खा गया बेचारा।
जिन काश्तकारों ने कर्ज लेकर पटसन बोया था वह अब कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं रह गए, क्योंकि अब बिक ही नहीं रहा है, औने पौने भाव बिक रहा है। खेत सूदखोरों के पास गिरवी रखी जाने लगी, जेवर गहने बिकने लगी। जब नहीं रह जाता पैसा तो आदमी पहले जेवर बेचता है, घर के सामान बेचता है बेचने लायक, उसके बाद अपने खेतों को गिरवी रख देता है। इस दौरान भारत कीमती धातुओं का निर्यात करने लगा। जब भारत के पास कुछ था ही नहीं तो क्या देकर बाहर से चीज़ों को खरीदता हो, तो आयात करने के लिए उसने पुनः सोना और चांदी देना चालू कर दिया उसके बदले। जिससे पहले वो कच्चे माल देता था, कपास देता था, पटसन देता था, नील देता था, मसाला देता था, अनाज देता था, लेकिन अब इसका निर्यात बंद हो गया। तो अब जो आयात करना था बनी बनाई चीज़ें हमको, जैसे कपड़ा लाना हो, गाड़ी लाना हो, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए क्या देंगे हम, तो साधारण सी बात है कि पैसा देना पड़ता था। कीन्स के अनुसार भारतीय सोने की निर्यात ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई। भारत का सोना जो अभी घरों में रखा था, जब वो मार्केट में आया तो उसने मार्केट को एक लोच बना दिया और एक नई व्यवस्था स्थापित की, यानी पुनर्जीवन मिल गया अर्थव्यवस्था को। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। ग्रामीण भारत में काफ़ी असंतोष व्याप्त था। हम क्या कहते हैं, 29 में चालू हुई और लगभग 33 तक बहुत भयंकर मंदी थी पूरी दुनिया में। तो 1931 में अपने चरम पर थी, यानी मध्यकाल में। इसी दौरान ग्रामीण भारत में असंतोष, क्योंकि भाई किसान खेत का जो टैक्स है वो दे रहा है, कर दे रहा है, उधर कर्जा लिया है उसका कर दे रहा है, फसलें उसकी बिक नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती उससे लगान वसूले जा रहे हैं, तो परेशान था आदमी। इसी दौरान गांधी जी जैसे नेता ने एक नया नेतृत्व प्रदान किया भारत को, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया इसी दौरान। तो भारत में मंदी के दौरान शहरी क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इनकी स्थिति सही रही। इनमें से कुछ को तो निश्चित, जैसे बंधा बंधाया किराया वेतन भोगी कर्मचारी आदि थे, उनको निश्चित मात्रा में वेतन मिलता रहता था, पैसा मिलता रहता, तो शहरों में ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन किसान बहुत परेशान हो गया। राष्ट्रवादी ताकतों के दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार ने उद्योगों की रक्षा हेतु सीमा शुल्क में वृद्धि की। जब समस्या आ गई भारत में भी ज़्यादा, तो यहाँ के किसानों, काश्तकारों, उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला, और सरकार दबाव में आकर के, जो ब्रिटेन की सरकार हमारे यहाँ थी, उसने दबाव में आकर के आयात शुल्क में वृद्धि कर दी, यानी आयात को कम करने के लिए थोड़ा सा राहत का कार्य हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव इससे नहीं पड़ा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, यानी युद्ध के बाद का समय। युद्ध के बाद का समय अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में प्रथम से भी भयंकर था। द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, प्रथम से भी भयंकर था। इसमें करीब 6 करोड़ लोग मारे गए, लगभग टोटल जनसंख्या 3% लोग मारे गए। और प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ घायल थे। और इसमें 6 करोड़ मार दिए गए और लाखों लोग घायल थे। इस युद्ध का अंत परमाणु बम के प्रयोग के साथ हुआ। परमाणु बम के प्रयोग के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। इसका अंत परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ, जब जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, उसके बाद में इस युद्ध का अंत हुआ। यह प्रथम ये ऐसा युद्ध था जो जल, थल और नभ तीनों में लड़ा गया, और इसमें सैनिक से ज़्यादा वह लोग मारे गए जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। अब अमेरिका के हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराया गया तो वहाँ कोई सैनिक थोड़ी लड़ रहे थे, वहाँ तो साधारण नागरिक मारे गए। कहा जाता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख महिलाएं, बच्चे और पुरुषों के मौत के घाट चले गए। यानी वहाँ पर तो निरपराधी लोग, छोटे बच्चे हैं जो कोई माँ की गोद में है, कोई दूध पी रहा है, अभी कोई नन्हा सा खेल रहा है, सुबह का समय है जब हिरोशिमा पे बम गिराया जाता है, आदमी को पता ही नहीं है क्या होने वाला है, मौसम थोड़ा ठीक ठाक था और बम गिरा दिया गया, 1.5 से 2.5 लाख लोग मार दिए गए। उनका कोई अपराध नहीं था। आने वाले वर्षों में इन शहरों में परमाणु विकिरण से होने वाली बीमारियों से लोग मरे। देखो, परमाणु विकिरण से कुछ तो तुरंत मर गए, लेकिन ये विकिरण बाद के जनरेशन में बीमारी होने लगी इनके कारण, और बहुत सारे लोग उन बीमारियों की वजह से मर गए। युद्धोत्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण का कार्य 2 महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने मिलकर किया। हुआ क्या कि 2 ही महाशक्ति उभर कर आई आर्थिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक था अमेरिका और दूसरा था रूस।
रूस जो था वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपना एक तरफ संजो के समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ अपने अर्थव्यवस्था को बरकरार रखा। उस पर महामंदी का असर नहीं पड़ा। अमेरिका पूंजीवादी था, इस पर महामंदी का जबरदस्त असर पड़ा। लेकिन तब भी ये दुनिया को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ नई पहल देना चाहता था, कुछ योगदान देने के लिए सक्षम था। जिस समय पूंजीवादी देश महामंदी से जूझ रहे थे, उस समय सोवियत संघ ने अपनी पिछड़ी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान कर दिया। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी था और जो रूस था वो समाजवादी और साम्यवादी था। यानी दोनों ने मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था को नया गति देने का प्रयास किया। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, यानी कि युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी दुनिया की, उसके लिए क्या किया गया, तो एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। उसमें एक नया नियम बनाया गया, कुछ संस्थाएं बनाई गई जिसके आधार पर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। महामंदी की समस्याओं से अर्थशास्त्रियों ने दो अहम सबक निकाले। क्या सबक थे, कारण क्या था? बृहत उत्पादन के समय बृहत उपभोग बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए पूर्ण रोजगार की आवश्यकता है। अतः आर्थिक स्थिरता को सरकारी हस्तक्षेप से सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा उत्पादन अगर हो रहा है अधिक तो उसका उपभोग अधिक करने की व्यवस्था करना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ फसल ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट कंपनियों में ज़्यादा बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा खरीदें, उस फसल का उपभोग लोग ज़्यादा करें। तो उपभोग कब करेगा आदमी? जब उसके पास पैसा रहेगा तभी तो खरीदेगा। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या खरीदेगा? तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ कार का उत्पादन हो रहा है, 1 लाख कार बन रही है एक साल में, और ख़रीदने वाले हैं 200 आदमी, तो क्या है, वो कार ऐसे अतिरिक्त पड़े पड़े सड़ जाएगी और फिर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, रोजगार ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, सरकारी हस्तक्षेप से अगर लोगों को लोन दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, उन कारों को खरीदने की प्रेरणा दी जाए कि कार खरीदो, आराम से इन भौतिक संसाधनों का उपभोग करो और धीरे धीरे रोजगार से कमा के पैसा चुकाते रहना। तो उपभोग के लिए व्यवस्था करना और उत्पादन को सही जगह पे लागू करना या निर्यात करना, इसका काम किसके जिम्मे होना चाहिए? सरकारी हस्तक्षेप से। यानी व्यक्तिगत मत करो, इसको सरकार के हाथों में दे दो। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य सिर्फ तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण करने की शक्ति होगी। सबसे अधिक रोजगार की व्यवस्था सरकार ही कर सकता है, कोई प्राइवेट संस्थान नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर सरकार के पास वस्तु ना हो, कोई पैसा ना हो उनके पास, कोई लोग ना हो उनके समर्थन में, तो कैसे करेगा? तो इसलिए वस्तु, पूंजी और श्रम को नियंत्रण करने का यानी नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। कुल मिला के अर्थशास्त्रियों ने तत्कालीन व्यवस्था में कहा कि अर्थ पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। अर्थात कहा जा सकता है कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। ये अर्थशास्त्रियों ने अपना राय दिया कि रोजगार बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया में, तभी कुछ हो पाएगा। उस व्यवस्था को लेकर जुलाई 1944 यानी इस उपयुक्त व्यवस्था को लेकर 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। एक सम्मेलन हुआ, न्यू हैम्पशर एक शहर है अमेरिका का, उसकी एक स्थान है उसका ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जुलाई 1944 में। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई। यानी 2 ऐसे संस्थान बनाए गए जो दुनिया के देशों को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते थे। विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़िया संतान कहा जाता है। ये अब की हाई स्कूल के पेपर में था, हम लोग चेक कर रहे थे पेपर, कॉपी चेक कर रहे थे जब बोर्ड की, तो उसमें ये था किसी मॉडल पेपर में, हमको लगता है प्रयाग की कॉपी में था या कानपुर का पेपर, ऐसे कुछ बन के आया था, जिसमें पूछा गया था ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान हैं तो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और क्या है, विश्व बैंक। 2 इसकी जुड़वा संतान कही जाती हैं क्योंकि 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। इस संस्थान ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना आरंभ किया। इन संस्थानों पर पश्चिम के औद्योगिक देशों का नियंत्रण बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी देशों ने मिलकर ही इस संस्थान की स्थापना की थी। अब इसमें जो निवेश किया, पूंजी रखा गया था, वो वही औद्योगिक देश थे, जैसे था ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था, यही लोग इसमें पूंजी जमा करके रखे थे और वो अपने कंडीशन पे दुनिया को कर्ज देना चाहते थे।
बिना कर्ज के कोई देश उभर नहीं सकता था। जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा, फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा तो रोजगार नहीं दे पाएगा, और रोजगार नहीं दे पाएगा तो समृद्धि नहीं आएगी। तो कर्जा की ज़रूरत थी। और कर्जा कौन दे रहे थे? IMF और विश्व बैंक। और दोनों पे नियंत्रण किसका था? उन्हीं संस्थानों का जो औद्योगिक देश थे उन्हीं का। अमेरिका को विश्व बैंक व IMF के किसी भी निर्णय को वीटो करने का अधिकार था। यानी कि अमेरिका जब चाहे तब IMF और विश्व बैंक के किसी भी निर्णय को रोक सकता था। यानी ये निषेधाधिकार बोला जाता है। उसको कार्य करवा तो नहीं सकता, लेकिन किए जाने वाले कार्य को जब चाहे तब वो रोक देता था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी, निश्चित विनिमय दरों पर। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। जैसे $1 बराबर 3 रुपया या 5 रुपया, ये निश्चित होता था, पहले का जो नियम था। और डॉलर का मूल्य सोने से बंधा होता था, अन्य रुपयों का मूल्य डॉलर से बंधा होता था। डॉलर का उतार चढ़ाव मतलब रुपयों का उतार चढ़ाव, और डॉलर बंधा था सोने के भाव से। $1 की कीमत 35 अंश सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। अब उसी से पूरा विश्व व्यवस्था चलती थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान के लिए व्यापार और आमदनी में आशातीत वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। यानी जापान को तो इसने सपोर्ट किया, कुछ औद्योगिक देशों को भी इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जो गरीब देश थे, एशियाई देश थे, उनको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अपनी कंडीशन थोपना चाहा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे 2 गुट बन रहे थे, एक साम्यवादी गुट रूस के नियंत्रण में और एक पूंजीवादी गुट अमेरिका के नियंत्रण में। तो जो नियंत्रण में जाता था, इनकी अधीनता स्वीकार करता था, उसी को ये लोग सपोर्ट करते थे, बाकी लोगों को ये सपोर्ट नहीं करते थे। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष सन 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर 8% वार्षिक से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में 5% की दर से बढ़ोतरी हो रही थी। यानी एक बार मार खाने के बाद में दुनिया धीरे धीरे अपने फिर सही रास्ते पर आ गई थी। इस समय औद्योगिक देशों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम रह गई थी। यानी 50 से 70 के दशक में 20-25 सालों में धीरे धीरे दुनिया आर्थिक रूप से विकास कर रही थी। एक साथ बहुत से देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय या बहुनिगम कंपनी। जैसे यही एक दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब एक देश की कंपनियां कई देशों में, जैसे रिलायंस कई देशों में अपना सेटअप बनाई है, फैक्ट्री खोल के रखी है। तो ऐसी कंपनी जो एक देश से बढ़कर 2-3-4 देशों में अपनी संस्थाएं चलाती हैं, उनको बहुराष्ट्रीय संस्थाएं, निगम या कंपनी कहा जाता था। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। युद्ध के अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र एवं स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, किंतु दीर्घकालीन गुलामी के कारण इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। भारत आज़ाद तो हुआ, अफ्रीका आज़ाद हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, श्रीलंका आज़ाद तो हुए, लेकिन इनको इतना ढंग से चूस लिया गया था कि ये पूर्णतः गरीब बन चुके थे, ये अपने आप कुछ कर नहीं सकते थे। तो IMF और विश्व बैंक औद्योगिक राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वह इन गरीब देशों पर ध्यान नहीं देते थे। वो गरीब देशों के लिए नहीं बने थे, वो उन्हें औद्योगिक देशों को पूंजी उपलब्ध कराते थे, कर्जा देते थे। नए स्वाधीन राष्ट्र भी इन संसाधनों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इन पर साम्राज्यवादी शक्तियों का वर्चस्व था। वो इन दोनों संस्थाओं पर जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी तो उन्हीं से आज़ाद हुए थे, अब फिर जाके उन्हीं के चरण पे पड़े। तो सोच रहे थे कि कैसे तो अभी आज़ादी मिली और फिर जाके अगर नियंत्रण स्वीकार कर लें तो ये बात अच्छी नहीं है। पर निर्धरता और पिछड़ेपन की गर्त से देश को बाहर निकालने के लिए इन देशों को इन संस्थानों से मदद लेनी पड़ी। अगर ना जाए तो भूखों मरे। अब तो इसीलिए सोचे कि लाओ थोड़ा सा मदद ले ही लेते हैं। और जहां अभी तक ये दोनों संस्थान विश्व बैंक और IMF औद्योगिक देशों को कर्जा दे रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा ये नरमी बरते और 50 के दशक के अंतिम वर्ष में इन संस्थानों ने विकासशील राष्ट्रों पर भी अपना ध्यान बढ़ाया। अब ये विकासशील देशों पर भी ध्यान बढ़ाकर कर्जा देने लगे। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, वहाँ के संपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और भूमि पर अभी तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था, और ये किसी कीमत पर इसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। आज़ाद तो कर दिए थे, लेकिन बहुत खाने ऐसे थी, तेल उत्पादन केंद्र ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर ये अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। जैसे गोवा पर पुर्तगाली नियंत्रण,
पौंडीचेरी पर फ्रांसीसी नियंत्रण, ये लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, यहाँ की संस्थानों पर, यहाँ की खदानों पर नियंत्रण रखना चाहते थे, वो तो जबरन यहाँ से भगाए गए। विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का गठन किया, जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने कहा कि भाई अब उधर नहीं जाया जाएगा, अभी तक तो वो गुलाम बना के रखे थे, मजबूरी है, थोड़ा मोड़ा सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अपने गरीब लोगों का एक संगठन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, आपस में थोड़ा थोड़ा रोटी बेटी बांट के आराम से हम लोग काम चलाएंगे, लेकिन किसी बहुत शक्तिशाली ताकतवर के पास नहीं जाएंगे, नहीं वो फिर से हमको गुलाम बना लेगा। तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, ग्रुप 77। इसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत, नई आर्थिक व्यवस्था के तहत ये G77 अस्तित्व में आया। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही प्रकार से नियंत्रण प्राप्त कर सकें और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए और अधिक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकें। होता क्या था, इन्होंने एक समूह बना लिया कि अब माल को तो तैयार करना है और प्लस उन विकसित देशों तक कैसे इसको पहुंचाना है, बेचने के लिए विकसित देशों से कुछ पैसे लाना है, नफ़ा कमा के। तो इन लोगों ने जब संगठन बनाकर काम करना चालू किया तो इसने दुनिया में खासकर विकासशील देशों के लिए बड़ा अच्छा काम किया और विकासशील देश भी अपने आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर चल दिए। ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। 1960 के दशक से अमेरिका की विदेशी भागीदारी की उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धा मजबूती को कमज़ोर कर दिया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा था। इस वर्ल्ड ऑर्डर में आप रसिया को देख रहे हो, जापान को देख रहे हो, भारत को देख रहे हो, ये उभर कर एक अच्छी अर्थव्यवस्था आ रही हैं, कई देश आ रहे हैं। तो इसने एक अमेरिका को प्रतिस्पर्धा यानी चुनौती दे डाली। अब सोने की तुलना में डॉलर की कीमतों में गिरावट आने लगी। अब क्या हुआ कि जो पहले था स्थिर विनिमय प्रणाली था, वो डगमगा गया। अब क्या हुआ, स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और लचीली या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। इसके तहत क्या हुआ, अब नई समस्या सामने आने लगी, जिसके कारण विकासशील देश अब पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी कर्जदाताओं से कर्ज न लेने के लिए विवश हो गई। परिणाम स्वरूप पुनः यह देश गरीबी की समस्या से जूझने लगे। यह समस्या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, यानी अफ्रीकी देश वैसे गरीब थे। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त होने लगी, वहाँ भी कंपनियाँ बैठने लगी। चीन 1949 की क्रांति से विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था से अलग थलग था। वो 1949 में विश्व की अर्थव्यवस्था से अलग थलग। मैंने कहा कि रेशम मार के एक ज़माने में जब दुनिया की 30% GDP केवल चीन के पास थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आत्मनिर्भरता प्रदान कर ली और संकुचित होने लगा, तो वो अलग थलग था इस दौर में। चीन ने रूस की तर्ज पर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। यहाँ सामान्यतः वेतन कम था। चीन में क्या था, वेतन कम था, क्योंकि जनसंख्या बहुत थी, वेतन कम था। कम वेतन पर मजदूरों की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर जमकर निवेश करना शुरू किया। यही कारण है कि हमारे यहाँ अधिकांश वस्तु चीन निर्मित बिकती है। इसका कारण कम वेतन है। मतलब अगर आप कहीं फैक्ट्री लगाकर कुछ सामान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि जो सामान बनाना है उसका कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, आसपास मिल जाएगा। जो काम करने वाले मजदूर हैं वो सरलता से कहाँ मिलेंगे। जहाँ हमारा फैक्ट्री सेटअप होगा उसके आसपास मार्केट कैसी है उस वस्तु की। मान लीजिए कि हमको जीन्स की फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले जीन्स के रेशे कहाँ से मिलेंगे, जीन्स बनाने वाला धागा, तो वो जगह देखी जाएगी जहाँ अधिकतम मात्रा में मिले। वो मजदूर आसानी से जिनको कम वेतन पर रखा जाए वो कहाँ मिलेंगे, वो ध्यान दिया जाएगा। फिर बना हुआ माल आसानी से कहाँ बेचा जा सके, ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान में करते हैं तभी किसी देश में हम कंपनी सेट करते हैं। तो चीन उसका सबसे बढ़िया था। चीन में क्या था, चीन में कच्चा माल मिल जा रहा था, आपको कच्चा माल बढ़िया मिल जा रहा था, मज़दूर आपको मिल जा रहे थे सस्ते दामों पर, कम वेतन पर मज़दूर मिल रहे थे, और जनसंख्या इतनी अधिक थी कि बने हुए माल की खपत आसानी से हो जा रही थी, आप उसको बेच भी वहीं सकते थे। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां चीन में सेट की गई और यही कारण है आज अपने घरों में चीन से बने हुए तमाम सामान देखते हो।
वो चीन की मूल कंपनियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ उनकी लागत कम हो रही है, लागत कम लगता है उत्पादन में, इसलिए वो ले जाके वहाँ सेटअप कर रहे हैं। अब तो भारत में भी, ब्राज़ील में भी ऐसी व्यवस्था हो गई है, आसानी से मजदूर मिल जाते हैं। 1000, 2000, 10,000 रुपये की सैलरी में महिलाएं काम करती हैं, 10-15 हज़ार में पुरुष काम करते हैं। कृषि से उत्पादित वस्तुएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, और अगर आपने कोई वस्तु बना ली तो इसी में बेच दो। 100 अरब से ज़्यादा जनसंख्या, 150 अरब पहुँचने वाले हैं हम, तो यहाँ खपत भी है। उद्योगों में कम वेतन पाने वाले देशों की तरफ पलायन से विश्व व्यापार और पूंजी को प्रवाह पर प्रभाव पड़ा। यानी जो अब बड़े पूंजीपति देश थे, उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनियों को लगाने के लिए विकासशील देशों को चुनना चालू कर दिया। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी परिवर्तन के फलस्वरूप विश्व का आर्थिक भूगोल पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। अस्थिर विनिमय दर क्या है? तो यह दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। यानी इस मुद्रा पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ये बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर निर्मित होती है और चलती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।